कोई बात नहीं, फिर भी स्टेज अवेलेबल चलती है। नहीं आओ तो भी कोई ना। फर्स्ट स्टेज पढ़ रहे थे ना, किससे पूछूं? आज तो पूछूंगा मैं, आज तो आज पीछे बैठने वाले बहुत सारे लोग नहीं आए ना, यहाँ अलग अलग हो गए। अच्छा ये बहुत अच्छा किया, क्या हो गया भाई? अच्छा मैंने उनको बोला था तुम्हारा दिल टूट गया, इनको वापस जोड़ने आए हो क्या? बहुत अच्छा किया वैसे, किसी को डूबते को तिनके का सहारा, अच्छी बात है। बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। मैंने सोचा वो भीड़ का बहुत अच्छा लग रहा है, आज बैलेंस लग रहा है हेलीकॉप्टर एकदम बराबर, वरना पूरा भार तो सब पीछे है, टैलेंट ज्यादा, ब्रेन तो सब पीछे है, इसलिए हाथ बराबर लग रहा है, इधर भी ठीक है थोड़ा, इधर भी बराबर है, सब इक्वल है, आज बराबर गाड़ी बैलेंस चलेगी। आपसे ही पूछूंगा आज मैं, पूछू? हाँ सर, बीच में आप खड़े जाओ। नहीं आप हो जाओ, जो होगा देखा जाएगा, कुछ भी नहीं आता ना, आप पे खड़े जाओ। हम लेबर की स्टेज पढ़ रहे थे कल, पर बिल्कुल भी नहीं पढ़े पूरा। चल आज आज एक दिन के लिए इनको छुट्टी दे दी जाए, आप खड़े जाओ। हाँ खड़े जाओ, इनको मना कर दिया, आप मना मत करना, खड़े हो जाओ जल्दी। लेबर की स्टेज पढ़ रहे थे, एक्टिव स्टेज के बारे में बताओ मुझे। एक्टिव फेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड फेज, उसको बोलते हैं एक्टिव फेज, उसके बारे में बताओ। आपका नाम क्या? विवेक, कहाँ से? करौली। विवेक जी, अब किस कह रहे हो? तो विवेक जी बोला, निकालिए क्या? हम्म, भाई जगह का फर्क होता है, जगह जगह का फर्क है। हाँ विवेक जी, ना बाहर निकलती लपेट दे भाई। हाँ तो बताओ एक्टिव फेज के बारे में। फर्स्ट फेज, वेरी गुड। कुछ बोला तो बोलो ना फिर, हर जगह इतने धीरे बोल तो, जोर से बोलो। सर्वाइकल डायलिटेशन इन द प्राइमरी ग्रेविटा 1 सेंटीमीटर पर आवर, मल्टी ग्रेविटा 1.5 सेंटीमीटर पर आवर, ये बताया था। और सर्वाइकल डायलिटेशन के बाद में कॉन्ट्रैक्शन 3 to 5 मिनट फ्रीक्वेंसी, याद आया कुछ? 45 से 60 सेकंड ड्यूरेशंस, मॉडरेट इंटेंसिटी, फीमेल एनोक्सियस, ये 6 बातें बताई थी आपको, 6 की 6 बातें याद नहीं है? लेटेंट, आप बेटो देखिए, आप खड़े जाओ, लेटेंट के बारे में बताओ। आप कहाँ से? अरे नवाबों के शहर से आगे। है क्या? 0 हाँ होता है। हाँ ठीक है, आराम से बोलो, रिलैक्स, तो घबराओ मत। हाँ मल्टीग्रेड 4 आवर्स का होता है, 4 आवर्स। 0.38 सेंटीमीटर पर आवर इन द प्राइमरी ग्रेविटा, द मल्टी ग्रेविटा 0.8 to 1 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक, नेक्स्ट। यूट्रस की फ्रीक्वेंसी, कॉन्ट्रैक्शन की और ड्यूरेशंस। फ्रीक्वेंसी 15 से 30 मिनट अप्रोक्सीमेट, ये रेंज है। और ड्यूरेशंस 15 से 30 सेकंड के लिए पेन होगा। माइल्ड इंटेंसिटी होती है, फीमेल ज्यादा टॉकेटिव रहती है इसमें। ठीक है, उससे पहले आप चलो बैठो देखिए, और किससे पूछूं? सब कुछ लड़कों से पूछे तो लड़कियां नाराज हो जाएगी, ये भी दिक्कत। मैम आप 80-20 नहीं, हमारे लिए 50-50। हम पढ़ रहे थे ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज में मेन नर्सिंग रोल क्या है, ओनली ट्रांजिशन फेज की बात कर रहा हूँ, कल थे आप क्लास में। तो चुप रहो, आप पूछ लिया दो से, आप इनसे पूछना। हाँ बताओ देखिए, ट्रांजिशन फेज का मतलब क्या है? लेबर की सेकंड स्टेज से जस्ट पहले। इसमें ऐसा कौन सा इंजेक्शन दे देंगे तो फिर उसको रिस्क रहता है फीमेल को कि बेबी को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाए? क्या नहीं देना चाहिए आपके हिसाब से? एनाल्जेसिक दे सकते हैं, बट कौन सा एनाल्जेसिक अवॉइड करना चाहिए इसमें? कौन सा? नहीं नहीं, स्टेरॉइड का तो कोई मामला ही नहीं है, एनएसआईडी भी नहीं है। कौन सा? ओपोइड एनाल्जेसिक। क्या करता है ओपोइड एनाल्जेसिक? क्या, कैसे कैसे सेडेटिव का काम करता है, क्या करता है मतलब इसमें सेडेशन? मसल रिलैक्सेंट तो नहीं होता ओपोइड। क्या ओपोइड मसल रिलैक्सेंट होता है? क्या ओपोइड मसल रिलैक्सेंट होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मसल रिलैक्सेंट? मसल रिलैक्सेंट क्या होता है? हाँ मैं उस पर आ रहा हूँ, वो बहुत आगे की बात होगी। मसल रिलैक्सेंट का मतलब होता है वो इंजेक्शन जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को ब्लॉक कर दे और पेशेंट को एकदम अनकॉन्शियस रिफ्लेक्स डाउन कर दे, पेशेंट को न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक कर दे, और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक करने के बाद में पेशेंट का रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते ये पूरे सिस्टम को ब्लॉक नहीं करता। ये क्या करता है कि ये सीएनएस को थोड़ा सा सप्रेस करता है। आपको रेस्पिरेशन रेट को कौन रेगुलेट करता है? रेस्पिरेशन रेट को कौन रेगुलेट करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। और रेस्पिरेशन डेप्थ को कौन रेगुलेट करता है? कॉन्स, जिसको पोंटाइन बोलते हो या पॉन्स बोलते हो, जो भी आप बोलो, कॉन्स। तो रेस्पिरेशन रेट को रेगुलेट करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा जितना मैसेज भेजेगा डायफ्राम को, उतनी रेस्पिरेशन रेट होगी। तो हम जब भी ऑपरेट देते हैं तो ब्रेन थोड़ा सा शट डाउन होता है, तो ब्रेन शट डाउन होगा तो मेडुला ऑब्लांगेटा शट डाउन होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा शट डाउन होगा तो रेस्पिरेशन रेट कम हो जाती है, उसको बोलते हैं ब्रेडिपनिया। क्या बोलते हैं? या हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन का मीनिंग क्या होता है? अगर आपसे कोई क्लियर कट पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन करता है, हाइपोवेंटिलेशन क्या होता है? कौन से एसिड बेस इंबैलेंस में हाइपोवेंटिलेशन होता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। कैसे? हाइपोवेंटिलेशन का मतलब ये होता है कि मरीज ऑक्सीजन लेगा ही नहीं, नहीं लेगा तो CO2 अंदर ज्यादा हो जाएगी, कम ज्यादा रह जाएगी अंदर, उसको बोलते हैं CO2 रिटेंशन। इसकी वजह से मरीज का रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, हाइपोवेंटिलेशन। तो ये क्या करता है? ब्रेडिपनिया करता है। कौन? ओपोइड एनाल्जेसिक्स। ओपोइड एनाल्जेसिक्स जब हम पेशेंट को देते हैं, बेड साइड कौन सा इंजेक्शन रखना चाहिए? मैं इनसे पूछ रहा हूँ, कौन सा इंजेक्शन? नेलेक्सोन। कौन सा? नार्कोटान नाम से आता है, अगर कभी आपने देखा होगा छोटे मोटे हॉस्पिटल में, नार्कोटान नाम से आता है, नेलेक्सोन, है ना? ये इसको याद रखना है। हाँ बैठो देखे, जब हम किसी पेशेंट को ओपोइड एनाल्जेसिक देते हैं, हाँ आप खड़े जाओ,
किसी पेशेंट को ओपोइड एनाल्जेसिक देते हैं तो कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं? सोच के बताना है। 5 होते हैं, 6 याद आ रहा कुछ? किसी को याद आ रहा? बोला नहीं, सिर्फ हैंड्स अप करना है। किसी को याद आ रहा है? किसी को ओपोइड एनाल्जेसिक देते हैं तो कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं? याद आ रहा किसी को? आपको याद आ रहा है? ठीक है। और कोई? आपको भी आ रहा? वेरी गुड, आपको भी आ रहा। और कोई? किसी को नहीं आ रहा? ऐसे कैसे, क्यों नहीं आ रहा? ये तो सबसे फेमस क्वेश्चन है नॉर्थ साइड का। जब हम किसी पेशेंट को ओपोइड एनाल्जेसिक देते हैं तो पेशेंट को नींद आती है, सेडेशन। क्या होता है? नींद। फिर पेशेंट को सबसे अच्छा एनाल्जेसिक कौन सा होता है इस दुनिया में? ओपोइड एनाल्जेसिक। उससे ऊपर कोई एनाल्जेसिक नहीं है। इसका एक ट्रिक है, SACREM, सैक्रम नाम से। सबसे पहले सेडेशन होता है, दूसरा एनाल्जेसिक है। ओपोइड से ज्यादा अच्छा एनाल्जेसिक कोई नहीं है, तो दूसरा हो गया एनाल्जेसिक काम करता है। तीसरा C, जब भी हम किसी पेशेंट को ओपोइड एनाल्जेसिक देता है तो ये कॉन्स्टिपेशन करता है, वोवल साउंड को कम करता है। अगर याद नहीं हो तो आप, तो जो लोग ओपियम खाते हैं, जब ओपियम छोड़ते हैं तो उनको डायरिया होता है। जब ओपियम लेते हैं, हमारे गांव में, राजस्थान में, स्पेशली जोधपुर में, छोटे बच्चों को जब ज्यादा डायरिया होता है तो घर वाले दादा दादी क्या करते हैं? हल्का सा अफीम खिला देते हैं, तो उसको क्या हो जाता है? डायरिया बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि ये कॉन्स्टिपेशन करता है, बोल साउंड को कम करता है। SAC। फिर आता है R, जब भी हम किसी पेशेंट को ओपोइड एनाल्जेसिक देते हैं तो ये क्या करता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या ब्रेडिप्निया या हाइपोवेंटिलेशन, एक ही बात है। चाहे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बोलो, चाहे ब्रेडिप्निया बोलो, चाहे हाइपोवेंटिलेशन बोलो। फिर आता है ई का मतलब होता है यूफोरिया। जब भी कोई पेशेंट ओपियम खाता है, ओपोइड एनाल्जेसिक लेता है, उसके अंदर खुशी हो जाती है, हैप्पीनेस फील करता है, वो उसका मूड फ्रेश हो जाता है, उसको बोलते हैं यूफोरिया। क्या बोलते हैं? यूफोर। सबसे लास्ट में M, जब भी हम किसी पेशेंट को ओपोइड एनाल्जेसिक देते हैं, ये प्यूपिल को क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। पिन पॉइंट प्यूपिल। कौन सी प्यूपिल? पिन पॉइंट प्यूपिल। तो कौन कौन से याद रखोगे? SACREM। एम का मतलब होता है प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, मायोसिस करता है। प्यूपिल कैसी हो जाती है? पिन पॉइंट। तो ये भी क्वेश्चन आता है, ओपोइड टॉक्सिसिटी में प्यूपिल कैसी रहती है? एकदम पिन पॉइंट प्यूपिल रहती है। और कौन सी डिजीज में पिन पॉइंट प्यूपिल रहती है? और कौन सी कंडीशन में पिन पॉइंट प्यूपिल रहती है? नॉर्सेट पूछ रहा है आपसे ये क्वेश्चन। जब भी हम किसी पेशेंट को कोलिनर्जिक ड्रग देते हैं, कौन सी? कोलिनर्जिक ड्रग देते हैं तो पिन पॉइंट प्यूपिल हो जाती है। कोलिनर्जिक का मतलब पैरासिम्पैथेटिक। और तीसरा, जब भी किसी पेशेंट के ब्रेन के पॉन्स का हेमरेज हो जाता है, किसका हेमरेज? पोंटाइन हेमरेज में पिन पॉइंट प्यूपिल होती है। किसमें? पोंटाइन हेमरेज। ब्रेन का पॉन्स नाम सुना है? उसमें हेमरेज हो जाए तो पिन पॉइंट प्यूपिल होती है, प्यूपिल डायलेट नहीं होती। तीन बातें याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये ओपोइड एनाल्जेसिक के ये 6 साइड इफेक्ट होते हैं। और सबसे प्रायोरिटी किसको देनी होती है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को। किसको देनी होती है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। समझ में आया ये बात? तो ओपोइड एनाल्जेसिक इसके बारे में ये बातें याद रखनी चाहिए। तो ओपोइड एनाल्जेसिक मदर को देंगे ट्रांजिशन स्टेज में, तो ये प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में क्या कर सकती है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकती है। अच्छा, एक दूसरा सवाल पूछता हूं, जैसे उन्होंने एक मसल रिलैक्सेशन नाम लिया था। अगर हम किसी पेशेंट को न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर दे रहे हैं, मेरी बात सुन लेना। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर का मतलब है पेशेंट जिंदा लाश, सब कुछ पैरालिसिस होगा, कोई बॉडी सिस्टम काम नहीं करेगा। ओपोइड में मरीज के रिफ्लेक्स रहते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर देने के बाद में मरीज का पूरा ब्रेन शट डाउन, ब्रेन से निकलने वाले सारे रिफ्लेक्स जीरो हो जाते हैं। तो जब भी हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर देते हैं, जैसे कि एग्जांपल एट्राक्यूरियम, सिसएट्राक्यूरियम, विनक्रोनियम, सक्सिनिलकोलिन, नाम सुना होगा आपने, तो इससे पहले पेशेंट को कौन सा नर्सिंग रोल इंपॉर्टेंट है? जब भी किसी पेशेंट को न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर देते हैं, उससे पहले पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेटेड करना जरूरी है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इसका मेन साइन है। किसका? न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर का मेन साइड इफेक्ट क्या है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। मेन साइड इफेक्ट क्या है? हाइपोक्सिया हो जाता है, क्योंकि ब्रेन को अचानक सेडेट कर देगा, डायफ्राम पैरालिसिस हो जाएगा, डायफ्राम पैरालिसिस हो जाएगा, मरीज सांस नहीं लेगा, सांस नहीं लेगा तो हाइपोक्सिया हो जाएगा। आपको याद नहीं आ रहा तो मैं दिलवा दूं, जब आपने ईसीटी पढ़ा, ईसीटी में सर ने आपको सक्सिनिलकोलिन ड्रग के बारे में बताया। जस्ट बिफोर ईसीटी कौन सी ड्रग देते हैं? सक्सिनिलकोलिन। बोला था ना, सक्सिनिलकोलिन से जस्ट पहले पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेटेड करना सर ने बताया था आपको। 100% ऑक्सीजन से मरीज को हाइपर ऑक्सीजनेटेड करते हैं, ताकि सक्सिनिलकोलिन की वजह से मरीज को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ना हो, क्योंकि वो करेगा डायफ्राम को पैरालिसिस कर देगा, मरीज सांस नहीं लेगा, नहीं लेगा तो हाइपोक्सिया हो जाएगा। इसमें प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन है, 100% ऑक्सीजन देना जरूरी। कल हम जहां थे वहां से आगे ट्रांजिशन फेज, लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन, फ्रीक्वेंसी ठीक था। इसमें एक ही बात थी, ओपोइड एनाल्जेसिक इसमें ज्यादा अवॉइड करते हैं, नहीं देना चाहिए। आपको कोई बता सकता है एनेस्थेटिक ड्रग आती है जो कि नाक के रूट से कौन कौन सी दी जा सकती है? याद है किसी को? नॉर्सेट है। टफ ड्रग को हमेशा सुपरफिशियल पूछता है, कॉमन चीजों को नॉर्सेट डीप पूछता है, और टफ चीजों को सिर्फ टच करके निकलता है। आपको सिर्फ इसका नाम भी पता है तो भी एक नंबर मिल जाएगा। सिर्फ नाम आएगा ये क्या है, इतना भी बोल गए तो भी आपको एक नंबर मिल जाएगा। इनहालेशन एनेस्थेटिक ड्रग के नाम और कलर, कलर तो याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है, याद होना चाहिए। कलर होता है, आपकी एनेस्थीसिया मशीन होती है ना, उसके ऊपर अलग अलग बॉक्स होते हैं, येलो के, रेड के, पर्पल के, ब्लू के, उसके अंदर गैस भरी होती है, वो मरीज को सेडेट करने के लिए यूज की जाती है। आपको याद होना चाहिए बातें। कौन कौन सी ड्रग? एक क्वेश्चन नॉन सेट का फिक्स है इसमें से, अगर बाई चांस इमरजेंसी में से आया तो ये क्वेश्चन याद होना चाहिए आपको। आपको होमवर्क देता हूं, देसी बॉय, ये कल पढ़ गया होगा आप लोग, कलर कोडिंग सब।
डी का मतलब होता है डेस्फ्लूरॉन, ई का मतलब है आइसोफ्लूरॉन, सेफ्लूरॉन, आई का मतलब आइसोफ्लूरॉन, एच का मतलब हेलोथन, एच का मतलब ये तो ड्रग का नाम है, देसी क्या है ड्रग का नाम है। अब बी मतलब ब्लू, ओ मतलब ऑरेंज, वाई मतलब येलो, टी मतलब पर्पल, आर मतलब रेड, ये कलर का नाम है। एनेस्थीसिया मशीन के ऊपर कलर कोडिंग होती है, ये कलर है और ये ड्रग का नाम है, घर जाके पढ़ना है ताकि आपको इजीली याद हो जाए। सिर्फ नाम आएगा, बताइए ये क्या है, ऑप्शन ए ब्रोंकोडायलेटर, ऑप्शन बी इनहेलेशन एनेस्थेटिक, ऑप्शन सी आईवी एनेस्थेटिक, ऐसे करके आपसे पूछेंगे, सिंपल तरीके से पूछेंगे, याद होना चाहिए। कई बार हम लिवर में भी यूज करते हैं, कई बार नहीं भी करते, देसी वो है पिया, सीधा तरीका, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। तो आ गया ट्रांजिशन फेज। फर्स्ट स्टेज में मेन नर्सिंग रोल क्या है, रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन। क्या मदर को एनपीओ करना है, नहीं, लिक्विड डाइट दे सकते हैं क्योंकि वो खुद अच्छे से है, कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है। सपोर्ट एंड एश्योरेंस, सपोर्ट एंड एश्योरेंस का मतलब यही होता है कि देख सबकी जिंदगी में ये दिन आते हैं और ये नॉर्मल है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, घंटे 2 घंटे की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो खुद हंसेगी अपने आप ही, तो जो कर रही है वो खुद ही हंसेगी, इसलिए एश्योर करना, डोंट वरी, हम सब तेरे साथ है, तुम संघर्ष करो। ऐसे एनिमा दे सकते हैं, एनिमा क्यों दे सकते हैं, क्या होता है अगर बॉल एम्प्टी नहीं है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, पेन ज्यादा होगा, तो एनिमा से हो सकता है थोड़ा बहुत आराम आ जाए, इफ मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट। अगर जब तक मेम्ब्रेन रप्चर नहीं है तब तक वो घूम भी सकती है घर में आराम से, और मेम्ब्रेन रप्चर हो गया उसके बाद में ज्यादा नहीं, इधर उधर नहीं होना चाहिए। डाइट लिक्विड पेन मैनेजमेंट पैथिडीन दिया जा सकता है, लेकिन बिफोर ट्रांजिशन फेज में नहीं दे सकते। हाँ जी। अभी न्यू गाइडलाइन ये कहती है, जो 23 में जो गाइडलाइन आई उसमें बोलते हैं कि एनीमा को पहले से ही वो डाइट में उसमें रखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन रखना ही नहीं है, तो इसलिए उस टाइम एनीमा नहीं देते, ऐसा बोलते हैं आपको, उस टाइम एनीमा नहीं देते, पहले से ही कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, ये प्री प्लानिंग में बोलते हैं वो। हम्म, हो सकता है। कौन कौन सी 2-3 कंडीशन है जिसमें एनीमा नहीं देना चाहिए। कार्डियक पेशेंट में एनीमा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन हो तो चलेगा। कार्डियक पेशेंट को किसी भी हालत में कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, तो उसको पहले से हाई फाइबर डाइट और फ्रूट ठीक से देना है, हाई फाइबर डाइट लैक्टोज और, लेकिन कार्डियक पेशेंट में एनीमा इसलिए नहीं देते क्योंकि ये वैगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। दूसरा और किसमें नहीं देते, सस्पेक्टेड केस ऑफ अपेंडिसाइटिस, क्योंकि अपेंडिसाइटिस का मतलब राइट इलाइक फोसा में अपेंडिक्स से उसका इन्फ्लेमेशन हो रखा है, आप फ्लूइड दोगे तो हो सकता है उसके अंदर फ्लूइड जाए और वो रप्चर हो जाए। वेरी गुड, ये दो बातें, और कोई खास, और कोई याद आ रहा। अच्छा, अपेंडिसाइटिस में किसी मरीज को पेन हो रहा है, बिफोर ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, उसमें कोविड एप्लीकेशन से पेन रिलीव करना है, हॉट एप्लीकेशन से, या हॉट, हॉट एप्लीकेशन किसी भी हालत में, क्योंकि अपेंडिक्स क्या हो सकती है, रैप्चर हो सकती है। ये लिख लिया है। हेमरॉइड्स में फ्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है किसी हालत में, हेमरॉइड्स में तो कॉन्स्टिपेशन होना ही नहीं चाहिए, और कॉन्ट्राइंडिकेशन भी नहीं होता, और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होना चाहिए। लिख लिया आपने, लिख लिया क्या, आगे बढ़े, बोलो। हाँ ऐसे यार, फर्स्ट स्टेज में वाइटल्स चेक करते रहना चाहिए भाई, ठीक है, टेम्परेचर भी चेक करो, ठीक है, बीपी भी चेक करो, ठीक है, पेल्टोग्राफ, पेल्टोग्राफ किस लिए होता है, लेबर की प्रोग्रेस का पता करने के लिए, किसका पता करने के लिए, तो लिखो। लिखा। फर्स्ट स्टेज में अपन एक जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पेल्टोग्राफ। कुछ नहीं है पेल्टोग्राफ के कौन कौन से पार्ट है, अलर्ट लाइन क्या होती है, एक्शन लाइन क्या होती है, बस खत्म, इतने ही अपने काम का है, ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है उसमें। गॉसिप आइबोमा क्या होता है, गॉसिप आइबोमा, याद आ गया मुझे अचानक से, गॉसिप आइबोमा, गॉसिप का मतलब क्या होता है, बता देगा, गॉसिप आइबोमा क्या होता है, क्या होता है, याद तो आपको है लेकिन आप बता नहीं रहे हो, ये बड़े ऑपरेशन बड़े हॉस्पिटल की बात है, छोटे छोटे में क्या ही होगा, जहाँ सर्जरी होती है वहां की प्रॉब्लम है। ऑपरेशन थिएटर के बारे में सुना है, अपन छोटे मोटा ड्रेसिंग वगैरह करते हैं तो कितनी गॉद यूज लिए, कुछ भी यूज लिया, मिल गए तो ठीक, नहीं तो अंदर तो रहेंगे नहीं,
जब हम किसी बड़ी सर्जरी करते हैं तो गॉज काउंट करने का काम होता है नर्सिंग ऑफिसर का, अच्छे से कितने यूज हुए। वापस जब सर्जरी के बाद में अपन लोग क्या करते हैं, गॉज वापस काउंट करते हैं। और गॉज के ऊपर एक रेडियो पे एक लाइन होती है, आपने देखा होगा, होती है नहीं होती? क्या था अंदर रह गया तो एक्सरे से दिख जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसमें बहुत ज्यादा वर्कलोड होने की वजह से, हेक्टिक सिचुएशन की वजह से गॉज 10 यूज करे, बाई चांस एक आधा नहीं भी मिला तो बोलते ठीक है कोई ना इधर रह गया होगा, और वो क्या कर देते हैं, सील देते हैं, और फिर ध्यान भी नहीं देते हैं। फिर थोड़े दिन बाद पता चलता है कि अंदर कोई टॉवेल, कोई गॉज, कोई कॉटन, कुछ भी अंदर रह गया। उसको बोलते हैं गॉसिप आइबोमा। अंदर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट लाइक दैट कॉटन, लाइक दैट गॉज, कुछ भी अंदर रह जाना क्या कहलाता है, गॉसिप आइबोमा। बातें करते करते बीच में अंदर ही छोड़ दिया कुछ, उसको हम बोलते हैं गॉसिप आइबोमा। बाई चांस ऐसा आएगा तो नहीं, बट आज पेपर में एक न्यूज थी तो मुझे वो याद आ गया, मैं किसको ये बोलते, उसमें तो नहीं लिखा था गॉसिप आइबोमा, और टॉवल रह गया था ऐसा कुछ। कहीं वो रहा था, कहीं एम्स में आए थे, उसका सर्जरी करके निकाला था, तो उसको बोलते ही है। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, हो गया ना, बोलो। अब एक छोटा सा रूल है जो सबसे टफ मेरे हिसाब से ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, कि फीटल हेड का डिसेंट हुआ कि नहीं हुआ, फीटल हेड का एंगेजमेंट हुआ कि नहीं हुआ। इसका इसका पता करने के लिए रूल यूज होता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टन रूल, रूल ऑफ फाइव, क्रिस्टन रूल ऑफ फाइव। एक रूल होता है, अगर बाई चांस, पहले लिखो मत, पहले सुनो, क्योंकि एक बार पूरा समझने के बाद लिखोगे तो समझ में आएगा क्या लिखना होता है। एक ऐसा रूल होता है, जैसे एग्जांपल के लिए ये है, आप इमेज, सीधा इमेज पूछ के आपको बोल सकते हैं ये क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए ये स्टील स्पाइन है, ऐसा मान लो, ये क्या है, स्टील स्पाइन है। इसमें अभी तक फीटस हेड कहाँ है, ऊपर है। इसमें भी बाइपैरेटल डायमीटर कहाँ है, ऊपर है। इसमें भी कहाँ है, ऊपर है। इसमें लगभग लगभग क्या हो चुका है, इक्वल आया है। इसमें ऑलमोस्ट नीचे आ चुका है। तो जब क्रिस्टन रूल के अकॉर्डिंग किसी को 5 में से 0 नंबर है, इसका मतलब फुल एंगेज हो चुका है। 5 में से 1 है, इसका मतलब एंगेजमेंट हो चुका है। 5 में से 2 है तो भी एंगेजमेंट हो चुका है। तो क्रिस्टन रूल किसके लिए यूज होता है, एंगेजमेंट का पता करने के लिए। एंगेजमेंट का मतलब 5 में से कितने नंबर तक मिल जाए तो एंगेजमेंट है, 2 और लेस देन 2, 2 और मोर देन 2 नहीं, लेस देन 2, 2 और लेस देन 2 का मतलब क्या है, एंगेजमेंट हो चुका है, हेड नीचे आ चुका है। इसी को पता करने के, अब लिख लो। आप समझ में आया ना? तो लिखने की जल्दबाजी मत किया करो, मैं खूब टाइम देता हूँ, क्योंकि फिर आपको पता है मेरे तो चाय भी आने वाली है, आ गई। जो सुकून चाय में ना, वो किसी में है क्या, किसी में भी नहीं है। वही मतलब इतनी गंदी आदत पड़ी हुई है, सुबह 7 बजे ड्यूटी जाके शाम को लगभग 8-9 बजे रूम पहुंचता हूँ, उसमें पैरों की हालत ऐसी हो जाती है जैसे कटने वाले हैं। तो सोता हूँ तो 2-4 ऐसे पैर ऊपर करके सोता हूँ, फिर भी मन में ये होता है कि आज पक्का पढ़ूंगा, किसी हालत में आज तो 2 घंटे पढ़ूंगा। तो चाय तो 11 बजे पीते ही पीते हूँ, हालांकि इतनी थकान होती है कि चाय पीने के बाद किसी को नींद नहीं आती वैसे तो, मेरे को फिर भी नींद आ जाती है। लेकिन मन में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन शाम को 11 बजे चाय न पियो। तो चाय पीने के बाद तो वही ऐसे आंखें खुलती थी, जब मैं पढ़ता था तो शाम को ही पढ़ता था, सुबह तो आज तक कभी नहीं उठ पाया। अब किसी किसी की आदत होती है सुबह उठ के पढ़ना। मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा वॉरियर वो है जो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई कर ले, उससे बड़ा कोई वॉरियर नहीं है, कोई बड़ा वॉरियर नहीं है, नहीं उठ पाता मैं। और जो 4 बजे उठ के पढ़ाई करते हैं वो जरूर एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे, उसमें हिम्मत बहुत है। आप में से कौन कौन लोग जल्दी उठ के पढ़ते हैं, कौन कौन लोग रात में पढ़ते हैं, जल्दी उठ के कौन पढ़ता है बताना देखे। और शाम को पढ़ने वाले कौन 2 बजे तक, सब रात वाले ही है, सुबह नहीं है, होगा ही नहीं। तुम दोनों ही नहीं हो, चलो आगे बढ़ो। नहीं मुझे ऐसा लिखो, नहीं लिखा, आए चुप रहो। मैंने तुम्हें यहाँ ना ज्यादा पंचायती करने का नहीं बोला था, मुझे थोड़ी पता था तुम दोनों ही पढ़ने वाले नहीं हो। नहीं मैं शाम को पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ, शाम को पढ़ता हूँ, ये मेरा पता पक्का श्योर है। लेकिन पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, वो मेरी दिक्कत है। लिख लिया सबने? जल्दी लिखो प्लीज। ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं हम भी शाम को ही पढ़ते हैं, फटो फटो। लिख लिया आपने? तो प्लीज जल्दी लिखो, बातें क्यों कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग बातें, देखो आज तुम सब समझदार हो गए फिर भी बातें कर रहे हो, आप आगे आके बैठ गए हो। तो मत बोलो ना प्लीज, मैं कल सारे सवाल पूछूंगा आपसे, फिर आपको तो नहीं छोड़ूंगा। कितना भी कर लो।
ऑनलाइन वाले मेरे से नाराज ही रहेंगे। अरे मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूँ एक्चुअली, जो सामने उनको पहले देखना पड़ता है। आप तो साइड में हो, मैं आपकी तरफ देख भी रहूंगा, आपको पता थोड़ी चल रहा है मैं आपको देख रहा हूँ, इसलिए मान लो कि मैं आपको देख रहा हूँ बस। ऑफलाइन वालों को नहीं देखो, एक होता है एक्टिव इग्नोरेंस, एक होता है पैसिव इग्नोरेंस। क्या मतलब होता है बताओ देखो दोनों, क्या होता है मीनिंग दोनों का? हो गया ये डन। अब हम बातें नहीं करेंगे, अब सिर्फ पढ़ाई करेंगे, सिर्फ पढ़ाई। अशोक सर क्लास देख रहे होंगे सही में, कभी कभी देखते रहते, फिर मैं जब वापस जाता शाम को ऐसे फोन नहीं सर, बातें करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पार्टोग्राफ। कितना बड़ा नाम है, जैसे लग रहा है कि कोई डोनाल्ड ट्रंप का नाम। ऐसा है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। लेबर की प्रोग्रेस का पता करने के लिए, किसका पता करने के लिए कि लेबर कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है। सबसे पहले इसको बताया था फ्राइडमैन ने। अरे सुन लो, अब किसने बताया? फ्राइडमैन ने। ये क्या है, जैसे इसी देखिए आपने, वैसे ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कितना डायलेटेशन है, कौन सी ड्रग दी कौन सी ड्रग नहीं दी, क्या इफेक्ट आया क्या नहीं आया, वो सारा। द ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ द सर्वाइकल डायलेटेशन एंड द डिसेंट ऑफ हेड अगेंस्ट ड्यूरेशन ऑफ द लिवर। इसका दूसरा नाम सर्वाइकोग्राफी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली स्टडी किसकी है? सर्विस की डायलेटेशन। बाद में फ्राइडमैन तो पता के चले गए, लेकिन इससे कौन सी शांति मिली? एक पर्सन था आर एस पोर्टर, और साथ में इसका एक, उसने दोनों मिलकर अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बारे में बताया। अलर्ट लाइन क्या होती है? जब सर्वाइकल डायलेटेशन 4 सेंटीमीटर हो जाता है तब स्टार्ट होता है। एक्शन लाइन इसके 4 घंटे बाद चलती है। हेनरिक, जो बाद में एक पर्सन और थोड़ा बहुत इससे थोड़ा सा पहले इसमें पर्सन आया, उसने बोला कि लेटेंट फेज होता है, एक्टिव फेज होता है, लेकिन ये डीएसएलेशन लास्ट वाला जो ट्रांजिशन फेज है ना, ये मल्टी ग्रेविडा में ज्यादा मैटर रखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मल्टी ग्रेविडा में लेबर स्टार्ट होने के बाद में लेटेंट फेज तो चलो थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, एक्टिव से कब सेकंड स्टेज आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो लेट डीएसएलेशन का मतलब होता है ट्रांजिशन फेज। मल्टी ग्रेविडा में ट्रांजिशन फेज नहीं होता। ये किसने बताया? ये हेनरिक ने बताया। अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन किसने दी? क्लियर पोर्टर ने। सर्वाइकोग्राफ किसने बताया? फ्राइडमैन ने। ये सारी बातें लिखो पहले प्लीज, लिखो जल्दी लिखो, बातें मत करो अब, 3:13 हो गए। एक्चुअल में जो ओबीजी है ना, वो ये लेबर वेबर पूरा होने के बाद स्टार्ट होती है, जिसमें सारी डिजीज पढ़ते हैं। रियल ओबीजी का मीनिंग वही होता है। ये तो ऐसी नॉर्मल वाली चीजें पढ़ रहे हैं। जो सच में जो क्वेश्चन आने वाली ओबीजी है वो होती स्टार्ट होती है परप्यूरियम के बाद, जिसमें डिजीज डिसऑर्डर आते हैं सारे, वो होती है सबसे इंपॉर्टेंट। उसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एक एक लाइन बहुत कंसेप्चुअल होती है। क्या कह रहे हो? क्या हुआ? क्या कर रहा है? क्या कमेंट पास कर रहा है? बता दो मुझे भी, कुछ बोल रहा है? कुछ कह दो, मुझे कह दो, तो कोई ना, मैंने कह रहा हूँ ना तो कह दो जोर से, क्यों अंदर हो क्या फिर? जो भी नहीं सहन हो रहा खुला बोलो ना, मैं तो खुला बोल देता हूँ, किसी को भी सुना देता हूँ। मेरे बारे में नहीं तो फिर बोलो मत, जब मेरे बारे में नहीं है ना तो फिर नहीं चलेगा भाई। मैं सामने खड़ा हूँ, मेरे बारे में कमेंट नहीं है तो फिर आप आ जाके बोलना। मेरे बारे में तो मेरे को खुली गाली दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे सुनाई देनी चाहिए कि ये बोला। ऐसे नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। सामने सर गुड मॉर्निंग सर, तो वो नहीं चलेगा। ये रिएक्शन कौन है? सांस वाला डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। घर में गेस्ट आता है, मेरी सांस जैसी कोई सांस नहीं है, इसकी वजह से मेरी जिंदगी में आस है, और जो ही जाए लड़े, दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। वो नहीं चलेगा। हाँ, जो भी है सामने बोलो, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना जो भी। आगे बढ़े, अब हम पढ़ने को सुनो। इसको रटने से, इसके पेज भरने से कोई फायदा नहीं होने वाला। इसमें 4 बातें होती है जो काम के। पहले अपन इधर वाला पढ़ते हैं। अरे बातें मत करो, तुम्हारा ये गलत हो जाएगा फिर। कमेंट पास करते करते एग्जाम में कमेंट चाहिएगा। देखो पहले तो ऊपर तो भरना है डेटा, नाम क्या है, कौन सी ग्रेविडा है, कौन सा पैरा है, हॉस्पिटल का आईडी नंबर क्या है, मेम्ब्रेन कब रैप्चर हुई तो कब हुई, कितनी ग्रेविडा है, कितने वीक की प्रेगनेंसी है, कौन सा एडमिशन का डेट है, कंसल्टेंट का नाम क्या है। बस खोज में कहीं पर लिख देना, नर्सिंग ऑफिसर कौन देगा, आएगा नहीं। बट मतलब आप मर्जी आए तो साइड में लिख सकते हो, अपने साइन कर सकते हो, कॉलम नहीं होता। ये है पिछला रेट, ये क्या है? फेटल रेट, हर घंटे में चेक करता है, इस टाइम इतनी थी फिर इतनी, इसमें जैसे यहाँ लिख रखा है, ये ऐसे चेक कर। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा यहाँ पर। ये कॉलम होता है, इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में या मोल्डिंग के बारे में। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा? अगर एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर है तो लिखना पड़ेगा सी। क्या लिखोगे?
और अगर सी पहले म्यूटिक्यूड क्लियर था, अचानक से फीटल स्ट्रेस हुआ, म्यूटिक्यूड कैसा हो जाता है, म्यूकोनियम स्ट्रेन। तो यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ पर अगर म्यूकोनियम स्ट्रेन क्या लिख दोगे, एम, क्या लिख दोगे, तो सी का मतलब क्या है, क्लियर एमनियोटिक फ्लूइड, एम का मतलब क्या है, म्यूकोनियम स्ट्रेन एमनियोटिक फ्लूइड। तीसरा, अगर मेम्ब्रेन रैप्चर नहीं हुई है तो लिखोगे आई, क्या लिखोगे, मेम्ब्रेन रैप्चर नहीं हुई तो आई, इंटैक्ट मेम्ब्रेन, क्या लिखोगे। ये तीन बातें सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी बातें भाई, और अगर मेम्ब्रेन रैप्चर हो गई है तो क्या लिखोगे, आर, मेम्ब्रेन रैप्चर हो गई तो क्या लिख दोगे, और मोल्डिंग अगर है आपको नजर आ रही है तो बाद में देखा जाएगा मोल्डिंग, जब उसके बाद में देखेंगे, उसका तो अभी कोई इश्यू नहीं है। तो ये तो हो गया चार, या तो क्या लिखोगे सी, या लिखोगे एम आई आर, एम आई सी आर। एम आई सी आर कंप्यूटर में एक वर्ड होता है जिसका नॉर्थ साइड में क्वेश्चन आएगा, एम आई सी आर की फुल फॉर्म बताओ, जैसे आता डब्ल्यू 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 की फुल फॉर्म बताओ, अभी आया था, कौन सा आया था अभी क्वेश्चन, एचटीएमएल। टोटल 25 टर्मिनोलॉजी है कंप्यूटर की, उनमें से नॉर्थ साइड में एक क्वेश्चन आ जाता है, स्मार्ट स्टडी करे तो पता चले ना, तो हवा में बातें करके कैसे काम हो। 25 टर्मिनोलॉजी है कंप्यूटर की, उनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार, एक ओनली। तो ऐसे 25 टर्मिनोलॉजी होती है, उसको कभी अपन डिस्कस करेंगे। अब हो गया एमनियोटिक फ्लूइड। अब इधर आ जाओ, सर्वाइकल डायलेटेशन मैक्सिमम कितना होता है, 10 सेंटीमीटर, कितना होता है, तो इधर तो है सर्वाइकल डायलेटेशन, इधर है आर, इधर क्या घंटे चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, सर्वाइकल डायलेटेशन चल रहा है। तो अपन ये देखते हैं अलर्ट लाइन कब स्टार्ट होती है, जब सर्वाइकल डायलेटेशन नई गाइडलाइन ये कहती है, पहले 3 पे थी, अभी कितने पे, जब सर्वाइकल डायलेटेशन 4 सेंटीमीटर पे हो तो कौन सी लाइन स्टार्ट होगी, अलर्ट लाइन। किधर जा रही है, राइट की तरफ जा रही है, जाने दो। अब उसके 4 घंटे बाद कौन सी लाइन स्टार्ट होगी, एक्शन लाइन। अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन दोनों कभी आपस में मिलनी नहीं चाहिए, अगर मिल रही है तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है। कैसे, सुनो, जो जो टाइम आगे बढ़ता है सर्वाइकल डायलेटेशन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, तो बढ़ेगा तो लाइन ये कैसे जाएगी, ऊपर जानी चाहिए, जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए। और अगर बाई चांस टाइम तो जा रहा है, सर्वाइकल डायलेटेशन नहीं बढ़ रहा, तो ये लाइन कैसे हो जाएगी, ये लाइन आगे ना जाके ये ऐसे हो जाएगी। तो एक टाइम पे क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। मिलने का मतलब सिजेरियन सेक्शन करना पड़ रहा है, इसका मतलब लेबर कैसा हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो रहा है, लेबर प्रोलॉन्ग जा रहा है, इसका मतलब सर्वाइकल डायलेटेशन नहीं हो रहा है। तो हमेशा अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन दोनों एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अलर्ट लाइन हमेशा अलर्ट एक्शन के लेफ्ट में ही रहनी चाहिए, राइट की तरफ नहीं जानी चाहिए। पहली बात तो ये, दोनों के बीच में गैप कितने घंटे का, 4 आवर का। अलर्ट कब स्टार्ट होती है, 4 सेंटीमीटर पे। क्या ये बातें समझ में आई, ठीक है। अब इतनी बातें तो समझ गए। अब कुछ कुछ चीजें और हैं जो बहुत काम की है, कुछ कुछ, जैसे सर्वाइकल डायलेटेशन का साइन क्या है, क्या ये सर्वाइकल डायलेटेशन का है। हेड के डिसेंट का साइन क्या है, ये डॉट बंद कोई बॉक्स के अंदर बंद है, उसको क्या बोलते हैं, हेड के डिसेंट का। ये साइन किसका है, बीपी वाला, बताना। ये साइन किसका है, फीटस की बीपी या मदर की बीपी, मदर की बीपी का साइन है। आगे सब लिखे हुए हैं, घबराना नहीं। और एक तो साइन तो ये था, ये किसका था, ये साइन किसका है, मदर पल्स का। किसका साइन है, मैटरनल पल्स का साइन है। तो ये मैटरनल पल्स का साइन है, ये ब्लड प्रेशर का साइन है, ये तो मैं तीनों बाद में बता दूंगा। ये हेड के डिसेंट का साइन है, ये सर्वाइकल डायलेटेशन का साइन है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन तो याद ही नहीं करना, इजी याद हो जाएगा। देखो कैसे, पहले क्या है, ये बॉक्स है, स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्शन माइल्ड होते हैं, बहुत बहुत कम होते हैं, तब तक क्या रहेगा, सिर्फ डॉट डॉट नजर आएंगे। फिर एक टाइम के बाद में कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो जाएंगे, मॉडरेट हो जाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगी, पूरी लाइन हो जाएगी। फिर एक टाइम के बाद कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो जाएंगे, सीवियर। और सीवियर का मतलब क्या हो गया, फुल कॉन्ट्रैक्शन है। तो पहले डॉट है, फिर लाइन है, फिर पूरा का पूरा फिल हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, इसको हम क्या बोल देंगे, सीवियर कॉन्ट्रैक्शन है। डिलीवरी कब होती है, ऑलमोस्ट सीवियर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये समझ में आ रहा है, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्शन है, सीवियर। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्शन है, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्शन है, कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत ये बातें, ये सब लिखने का नहीं है, बस समझने का। रुक जाओ, जब ये गाइडलाइन ये कहती है, जब कॉन्ट्रैक्शंस हर एक कॉन्ट्रैक्शन 40 सेकंड से ज्यादा हो जाए तो हम उसको सीवियर कॉन्ट्रैक्शन की कैटेगरी में रखना शुरू कर देते हैं। 40 से होते होते पहली बार 40 से ज्यादा होगा, फिर 50 से ज्यादा होगा, फिर 60 से ज्यादा हो जाएगा लेबर के सेकंड स्टेज में, तब तो डिलीवरी होनी पड़ेगी। तो आपको सिर्फ 4 बातें ध्यान रखनी होगी, एम आई सी आर, अलर्ट लाइन, एक्शन लाइन, दोनों के बीच में गैप, कब स्टार्ट हुई, कॉन्ट्रैक्शंस डॉट लाइन फिल। फिर आपके बाद में ये हेड के डिसेंट का, ये सर्वाइकल डायलेटेशन का साइन, ये पल्स का साइन, बीपी का साइन। और ये नीचे वाला कुछ याद नहीं रखना, क्या प्रोटीन भी चेक करते हैं, एसीटोन भी चेक करते हैं, ग्लूकोज भी चेक करते हैं, मदर का सारा यूरिन का। अब इसके बारे में क्या क्या होता है अपन पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं, फिर बाद में पढ़ लेना। पहले लिख लो अलर्ट लाइन, एक्शन लाइन लिख लो, ये आगे सब लिखूंगा पूरा। क्या हुआ, लड़ाई करो तुम दोनों, बाहर जाके लड़ाई करो फिर रोड पे, है तो रोड पे लड़ो ना फिर। आज राजवर्धन बीएड कहाँ क्या गया, है कहाँ क्या गया, क्या हुआ, मैं सोच रहा था ये कौन है बंदा, ये वो डांस करने वाला वही है क्या, कौन सा डांस था वो, राजवर्धन कौन सा डांस था, कौन सा था, हे भगवान, क्या राजवर्धन कौन सा डांस था, बता दे मुझे भी। चलो लिखो, लिख लिया, नहीं लिखा क्या, फिर क्या है, करो जल्दी करो।
आगे बढ़े, हाँ या ना, लिख लिया। इसमें क्या लिखा है, fetal heart rate should be recorded at every second stage। सेकंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में तो 30 मिनट से कर रहे थे अपन लोग, फिर बाद में 15 मिनट के इंटरवल पे हो गई। सेकंड स्टेज में, एक्सप्लोसिव स्टेज में हर 5 मिनट से, सेकंड स्टेज के एक्सप्लोसिव फेज में हर 5 मिनट से, वहां रिस्क रहता है बहुत। पार्टोग्राफ, पार्टोग्राफ के कौन कौन से कंपोनेंट है, पेशेंट की आईडी, फिर टाइम, फिर फीटल हार्ट रेट, फिर स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन, या तो आई या सी या एम, जो भी ये सारे कंपोनेंट है। एक क्वेश्चन में से बन सकता है कि कौन कौन से फीटल पार्टोग्राफ के कंपोनेंट होते हैं एक्सेप्ट करके। तो एक पेशेंट आईडी नाम हो गया, टाइम हो गया, फीटल हार्ट रेट हो गया, स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन जिसमें जो भी आप इंटेक्ट लिखो या क्लियर लिखो या म्यूकोनियम लिखो, उनमें से कोई एक हो गया। हाँ जी, क्या, गया, आगे बढ़े। ओके, थैंक यू सो मच। हम आगे बढ़ सकते हैं, बोलो। सर्वाइकल डायलेटेशन एंड डिसेंट ऑफ द हेड, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ड्रग एंड फ्लूइड्स, ब्लड प्रेशर्स। ब्लड प्रेशर की कौन सी लाइन थी, ये लाइन थी। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कौन सी स्क्वायर था, एक तो ये था, एक तो ये था, और एक फुल था पूरा। सर्वाइकल डायलेटेशन का क्या था भाई, हेड के डिसेंट का क्या था भाई, पल्स का क्या था,
लिखो जल्दी ब्रो। नॉर्मल एनायन गैप कितना होता है? कितना होता है एनायन गैप? 12 प्लस माइनस 4, मतलब 8 से 16। 12 से या 4 कम या 12 से 4 ज्यादा, इसका मतलब 8 से 8 टू 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एनायन गैप किसमें पढ़ते हो? एसिड बेस वाले टॉपिक में ना। नॉर्मल एनायन गैप होता है 8 से लेके 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। आ सकता है पेपर में। डन। सबसे नीचे लिखा है टेम्परेचर, है ना। जब हम नियोनेटल रिससिटेशन ट्रायंगल पढ़ते हैं, सुना एनआरटी? नियोनेटल रिससिटेशन ट्रायंगल सुना किसी? उसका क्या सीक्वेंस है? क्या सीक्वेंस है? ऐसा होता है इमेज। क्या सीक्वेंस है उसका? नियोनेटल रिससिटेशन ट्रायंगल। सबसे पहले टेम्परेचर, फिर एयरवे, फिर ब्रीदिंग, फिर इससे भी मामला नहीं हुआ सर्कुलेशन में, ईटी ट्यूब वगैरह बाद में डालते, सीधा मरीज को ईटी ट्यूब नहीं डालते। पहले मरीज को अच्छे से वार्म करते हैं, ड्राई करते हैं, क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद में एयरवे क्लीन रखते हैं। एयरवे में कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? एयरवे पेटेंट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? हल्का सा इसको क्या करते हैं? एक्सटेंड रखते हैं। ये तो हल्का सा नेक को क्या करते हैं? स्लाइटली एक्सटेंड। मरीज का कोई भी अडल्ट है या न्यूबॉर्न है, एयरवे को ओपन एक्सटेंड करने के लिए मरीज ऑक्सीजन बराबर ले उसके लिए एक टेक्निक यूज करते हैं, उसका नाम क्या है? नहीं, ये तो एक बार ओपन करने के लिए हो गया। कौन बताएगा? एयरवे ओपन करने के लिए एम्स वालों को तो पता होना चाहिए। एक पूरी टेक्निक है। स्निपिंग तो एक पोजीशन हो गई, सीक्वेंस है पूरा, सीक्वेंशियल मैनेजमेंट ऑफ एयरवे। कैसे एयरवे को कैसे ओपन, पहले क्या देंगे, फिर उससे नहीं हुआ तो क्या करेंगे, फिर उससे नहीं हुआ तो क्या करेंगे, फिर उससे नहीं हुआ तो क्या करेंगे, फिर उससे नहीं हुआ, एक सीक्वेंस है पूरा। उसको क्या बोलते हैं? और उसकी फुल फॉर्म किसी भी हालत में पेपर में आ सकती है, क्योंकि जो चीज एम्स में पढ़ी जाती है इसका मतलब वो पेपर में आने वाली है। आपको नहीं पता ऐसे कैसे हो सकता है? एम में स्टार्ट, एम आर सोपा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे याद नहीं है? ये एम्स की पहली, एयरवे की पहले क्वेश्चन यही से बनाते हैं एम्स वाला, एम आर सोपा। कल पढ़ के आना एम आर सोपा की फुल फॉर्म। एम आर सोपा, एम अलग है, आर अलग है, एस अलग है, ओ अलग है, पी अलग है, ए अलग है। एम आर सोपा एयरवे को पेटेंट रखने का एक टेक्निक है पूरा, इसको एम आर सोपा टेक्निक बोलते हैं। याद होना चाहिए किसी हालत में। जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है ना, उसके असेसमेंट के लिए एक टेक्निक यूज की जाती है, उसको बोलते हैं डोपे टेक्निक। कौन सी? डीओपीई। याद है किसी को डीओपीई? अगर वेंटिलेट पेशेंट का रखा है या टीटी ट्यूब से, वेंटिलेट सही से नहीं हो रहा है, तो उसका वेंटिलेशन का असेसमेंट के लिए एक टेक्निक यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डोपे टेक्निक। डोपा नहीं, डोपे। इसकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, ये तो बेसिक बातें हैं, इसको याद होना चाहिए हमें। कल दोनों पढ़ के आना, एम आर सोपा पूरा सर्च करते मिल जाएगा, बहुत अच्छे से इमेज बने हुए हैं, मस्त मस्त वाले, तुरंत मिल जाएगा। आओगे पढ़ के? देखते हैं। सर याद नहीं होता, कौन कहता याद नहीं होता? एक बार पढ़ के देखना। ये मिटा दो, मिटा दो क्या? अब आता है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकंड स्टेज ओल्ड डायलिटेशन से लेके फीटस के एक्सपल्सन तक, प्राइमरी ग्रेविडा में 2 से 3 घंटे, मल्टी ग्रेविडा में तो ओनली 30 मिनट्स। करो जल्दी फटाफट। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, ये पढ़ के आना कल, है ना दोनों फुल फॉर्म। नियोनेटल रिससिटेशन कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो कितना होना चाहिए? 3:1। 3:1 का क्या मीनिंग होता है? एक मिनट में 90 बार कंप्रेशन, 30 बार वेंटिलेशन, 90-30 बोलते हैं इसको, है ना। 90-30, इसका छोटा छोटा करते हैं तो धीरे धीरे 3:1 हो जाता है। 90:30, इसको बोलते हैं 9:3 या 3:1। मतलब एक मिनट में 30 बार तो उसको देना है चेस्ट कंप्रेशन, 90 बार चेस्ट कंप्रेशन और 30 टाइम वेंटिलेशन ब्रीथ। आगे बढ़े, हाँ या ना? लिख लिया आपने?
हो गया। अब सेकंड स्टेज में कितनी फेज थी? एक पर्पल्सिव। पर्पल्सिव का मतलब क्या था? यूट्रस से पेल्विक फ्लोर तक फीटस का आना और पेल्विक फ्लोर से एक्सपेल आउट होना। लिख लो। बियरिंग डाउन अप्रोच का मतलब वल्सरल मैन्यूवर पे लिख सकते हैं आप यहाँ। वल्सरल मैन्यूवर कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? वल्सरल मैन्यूवर किस पर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? डायफ्रामेटिक हर्निया में तो बैक मास्क वेंटिलेशन भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ना? सही है ना? बैक मास्क वेंटिलेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ये तो सुना होगा आपने, क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों है? डायफ्रामेटिक हर्निया के पेशेंट में बैक मास्क वेंटिलेशन नहीं करना। क्यों नहीं करना? नहीं, बैक मास्क से क्या हो जाएगा? अब एक पेशेंट है जो एनआईवी पे था, या एक पेशेंट है जो एचएफएनसी पे था, उसको इंट्यूबेट करना है। इंट्यूबेट करने से पहले अपने को 100% तो एफआई देना पड़ेगा। और कैसे दोगे आप? मास्क से। तो अगर इसमें नहीं देना है, क्यों नहीं देना है? सीधा इंट्यूबेट करो, चाहे हाइपोक्सिया हो रहा है तो हो रहा है। जितना जल्दी हो सके एक्सपर्ट को बुलाओ, फटाफट एक्सपर्ट बैठ जाना चाहिए। कम से कम ट्रायल करते हुए जल्दी से जल्दी इंट्यूबेट करना है। बैक मास्क नहीं देना। बाकी किसी भी पेशेंट में बिना बैक मास्क इंट्यूबेट नहीं करते, इसमें बिना बैक मास्क इंट्यूबेट करना है। टाइम नहीं गवाना, और ये जूनियर जूनियर से नहीं करवाना इंट्यूबेट, क्योंकि टाइम लगेगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। सीधा एक्सपर्ट इंट्यूबेट करेगा। ऐसा क्यों? बैक मास्क क्यों नहीं करते डायफ्रामेटिक या हाइड्रोसनिया में? क्या रीजन है? जब भी हम बैक मास्क वेंटिलेशन देते हैं तो मरीज को ऑक्सीजन मुंह और नाक दोनों से साथ में देते हैं, ट्यूब डाल के नहीं देते। बैक मास्क का मतलब क्या होता है? मास्क लगाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, सी टेक्निक और ई टेक्निक जो आप पढ़ते हो, पूरा मास्क। तो क्या पूरी की पूरी ऑक्सीजन ट्रेकिया में जा रही है क्या? नहीं, ऑक्सीजन मुंह से भी तो जा रही है। तो जब आप बैक और मास्क वेंटिलेशन देते हो तो आधे से ज्यादा ऑक्सीजन तो उसके एब्डोमेन में जा रही है। कहाँ जा रही है? एब्डोमेन में। और किसी भी हालत में एब्डोमेन में 1% भी ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए। अगर गई, डायफ्रामेटिक हर्निया का मतलब क्या है? ये है मरीज का डायफ्राम, सीधा फंडा है। ये पेशेंट का डायफ्राम है। डायफ्रामेटिक हर्निया का मतलब है यहाँ पर डायफ्राम में हॉल हो रखा है। तो ये है इसोफेगस और ये है स्टोमक। तो इसमें क्या होता है? जितना ज्यादा इसके अंदर कंटेंट होगा उतना ये सॉल के थ्रू स्टोमक कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और ऊपर थोरेसिक कैविटी में कौन होता है? लंग्स होता है। तो जितना ज्यादा इसमें कंटेंट होगा उतना ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा किसको कंप्रेस करेगा? लंग्स को। तो लंग्स सांस नहीं ले पाएगा। तो एब्डोमेन खाली रहना चाहिए, ना तो खाने में ज्यादा होना चाहिए ना एयर ज्यादा होनी चाहिए। जितना ज्यादा होगा वो क्या करेगा? अपवर्ड जाएगा। भाई हर्निया का मतलब क्या है? कोई ऑर्गन प्रोड्यूस हो गया दूसरी कैविटी में चला गया, तो ये ओपनिंग है तो ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा तो लंग्स को कंप्रेस करेगा। तो जल्दी से जल्दी इंट्यूबेट करोगे। इंट्यूबेट करोगे तो ट्यूब कहां जाएगी? ट्रेकिया में जाएगी। तो जो भी आप ऑक्सीजन दोगे तो वो सीधी ट्रेकिया में जाएगी, एब्डोमेन में नहीं जाएगी। बैक और मास्क वेंटिलेशन में अपन जो भी मरीज को ऑक्सीजन देते हैं पेट फूल जाता है 2 मिनट में। आपने देखा 4 मिनट में भी मरीज का पेट फूल जाता है बैक और मास्क में, क्योंकि आधी से ज्यादा ऑक्सीजन तो उसके एब्डोमेन में जाती है। इसलिए हाथों हाथ एनजी डाल के अपन उसकी एयर निकालते हैं तुरंत। जब भी अभी आपने कभी इमरजेंसी में इंट्यूबेट या कभी सीपीआर वगैरह देखा होगा तो इसीलिए नहीं देते कभी बैक मास्क डायफ्रामेटिक हर्निया में। ये लिख लिया आपने? लिखा? अब सेकंड स्टेज में जो डिलीवरी करवाते हैं उसमें एक मैनुअल यूज करते हैं, उसको बोलते हैं रिटगेन मैनुअल। कौन सा मैनुअल? रिटगेन। बस एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सेकंड स्टेज में डिलीवरी करवाने के लिए कौन सा मैनुअल यूज करते हैं, बस सुनना है, लिखना नहीं है। आगे है मैनुअल का मतलब यही होता है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी मशीन के कोई भी काम करते हैं वो मैनुअल कहलाता है। रिटगेन का मतलब होता है कि जैसे ये वेजिनल कैनाल है, ये एनएस है, वेजिनल कैनाल के इस ओर एक प्रेशर दिया जाता है ताकि कंप्लीट पेरिनियल टियर नहीं हो। क्या नहीं हो? सीपीटी नहीं हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन फोर्सफुली होगा, मदर बेरियन डाउन एपस लगाएगी और प्रेशर की वजह से पोस्टीरियर वेजिनल वॉल से एनएस की तरफ टियर नहीं हो। उसके लिए जो अपन मैनुअल यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिटगेन मैनुअल। सेफ हाइट की डिलीवरी करवाना कौन सा मैनुअल कहलाता है? रिटगेन मैनुअल कहलाता है। मैनेजमेंट सेकंड स्टेज में नेचुरल एक्सपल्सन के लिए मदर को असिस्ट करना अपना मेन गोल यही है, पेरिनियल इंजरी से बचाना है। अगर एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं यहाँ से छोटा सा, यहाँ पर मरीज को वैसे घुमाना नहीं है, पिछला आर्टरी हर 5 मिनट से चेक करनी है, पेरिनियल इंजरी से बचाना, ये भी ठीक है। इनहालेशन एनाल्जेसिक दे सकते हैं, वो DSIHS वही दे सकते हैं सेकंड स्टेज में, और कुछ नहीं दे सकते। इनहालेशन एनाल्जेसिक बोला था ना आपको, वही दे सकते हैं सेकंड स्टेज में, और कुछ नहीं दे सकते। अगर जरूरत पड़े तो दर्द की। यहाँ से एक मैं छोटा सा क्वेश्चन बनाता हूँ, अगर किसी फीमेल में पर्स्पिटेट लेबर हो, पर्स्पिटेट लेबर क्या होता है? क्या होता है पर्स्पिटेट लेबर? पर्स्पिटेट लेबर का मतलब होता है सुपर फास्ट लेबर। लेबर की फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेज 3 घंटे में पूरी हो जाए, होनी चाहिए 15 घंटे में, और हो जाए 3 घंटे में, उसको कौन सा लेबर बोलते हैं? पर्स्पिटेट लेबर। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है कम है? बहुत ज्यादा। अगर चाय पी के आएगा डॉक्टर तब तक लेबर हो जाएगा, और गया चाय पीने तब तक सर्वाइकल डायलेटेशन 1-2 सेंटीमीटर था, वापस आया तब तक तो लेबर हो गया। इसमें क्या रिस्क है? पर्स्पिटेट लेबर अगर हो जाए तो फीमेल को क्या रिस्क है और बेबी को क्या रिस्क है? आप सोच के आंसर बताना। ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है जैसे एमओटी प्लूरल आता है कि पर्स्पिटेट लेबर से फीमेल को क्या रिस्क है और बेबी को क्या रिस्क है। बेबी को क्या होगा? क्या बोला ये? क्लेविकल इज द मोस्ट कॉमन बोन फ्रैक्चर इन द न्यूबॉर्न ड्यूरिंग लेबर। ये बात सही है, लेकिन इसमें क्लेविकल से पहले कुछ और चीज है। क्लेविकल से पहले कुछ और है। हाँ, ये बात सही है कि न्यूबॉर्न की डिलीवरी के दौरान कौन सी बोन ज्यादा फ्रैक्चर होती है? क्लेविकल ज्यादा होती है, ये सही है, लेकिन क्लेविकल से पहले खोपड़ा पड़ा है भाई। तो पावरफुल लेबर होगा तो ब्रेन में हेमरेज होने के, आईवीएच होने के चांसेस रहते हैं, ब्रेन इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो क्या होने के चांसेस? इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज, आईवीएच होने के चांसेस रहते हैं, ब्रेन इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। किसमें? न्यूबॉर्न बेबी में। ये पहली प्रायोरिटी है, क्लिनिकल बाद में। और फीमेल में सीपीटी होने के चांसेस रहते हैं। व्हाट इज सीपीटी? कंप्लीट पेरिनियल टियर। कंप्लीट पेरिनियल टियर। तो सेकंड स्टेज में इन दोनों चीजों से बचाया जा सकता है। अगर कोई एक्सपर्ट ऑब्स्टेट्रिशियन है या एक्सपर्ट कोई भी मिडवाइफ है तो इन दोनों चीजों से मदर को भी इंजरी से बचा सकती है, बेबी को भी इंजरी से बचा सकती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। एपिजियोटोमी कौन सी डिग्री का टियर है? सेकंड डिग्री टियर है। आगे पढ़ेंगे हम टियर, जब एब्नॉर्मल ओबीसी पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे टियर, एपिजियोटोमी पढ़ेंगे तब। टोटल 4 क्लास होती है, 1 2 3 4। एपिजियोटोमी सेकंड डिग्री टियर है।
एक डॉक्टर है जो डिलीवरी करवा रहा था और उसने ओवर अपर एक्सट्रीमिटी को ज्यादा स्ट्रेच कर लिया ड्यूरिंग लेबर। न्यूबॉर्न बेबी की अपर एक्सट्रीमिटी को ज्यादा ओवर स्ट्रेच कर लिया, उसकी वजह से न्यूबॉर्न बेबी को कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है? बताओ देखे। पीडियाट्रिक आपने पढ़ लिया, पीडियाट्रिक पढ़ा तो उसमें आपने एक पालसी पढ़ा होगा, अपर ब्रेकियल पालसी नाम सुना है? यू नो अबाउट ब्रेकियल प्लेक्सस? ब्रेकियल प्लेक्सस के दो पार्ट, अपर एंड लोअर, नाम सुना है? ओवर एक्सट्रीमिटी के ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से, अपर एक्सट्रीमिटी के ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से ब्रेकियल प्लेक्सस में इंजरी हो जाती है। कौन से प्लेक्सस में? और अपर ब्रेकियल प्लेक्सस में इंजरी हो जाती है। कौन से? अपर ब्रेकियल। ये नॉर्थ साइड में भी क्वेश्चन आया था 2 बार और लास्ट वाले में भी आया। ये लिख लिया आपने? ये लिख लिया? जब हम बात करते हैं C5 C6, इसकी इंजरी होती है, इसको बोलते हैं अपर ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। इसका दूसरा नाम है अर्ब्स पाल्सी। क्या नाम है? अर्ब पाल्सी। अपर ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, नॉट ब्रेकियल। ब्रेकियल में भी अब थोड़ा डीप पढ़ना है। अपर ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी को क्या बोलते हैं? अर्ब पाल्सी। तो मोनो रिफ्लेक्स नाम सुना होगा आपने थोड़ा बहुत? मोनो रिफ्लेक्स में ये ऐसा सुना है आपने? मोनो रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी के पेशेंट में, होता है ना? तो ऐसे इंजरी होगी। अब एक होता है C7 C8 T1, इसको बोलते हैं लोअर ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लुम्प के पाल्सी। कौन सी पाल्सी? हाँ वही, तुम जो क्लम्प के जो भी बोलो। अब कुछ लोग बोलेंगे सर वर्टिब्रा तो 7 ही होती है, ये C8 कहां से लिखा? बोन 7 होती है, सर्वाइकल नर्व 8 होती है। बोन कितनी होती है? सर्वाइकल 7। सर्वाइकल नर्व कितनी होती है? 8 होती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सर्वाइकल नर्व कितनी होती है? 8 पेयर, 8 पेयर। इसलिए C7 C8 T1 को बोलते हैं क्लुम्प के पाल्सी। क्या बोलते हैं? क्लुम्प के पाल्सी बोलते हैं। और इसको कौन सी पाल्सी बोलते हैं? अर्ब पाल्सी बोलते हैं। मोनो रिफ्लेक्स जिसमें एब्नॉर्मल अर्ब पाल्सी वाले पेशेंट में मोनो रिफ्लेक्स, जिस साइड की अर्ब पाल्सी है उस साइड का मोनो रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं रहता, एब्सेंट रहता है, एसिमेट्रिकल मोनो रिफ्लेक्स रहता है। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं यहीं से, डिलीवरी करवाते समय अगर नेक को ओवर स्ट्रेच कर दिया मिडवाइफ ने या डॉक्टर ने, तो बेबी को कौन सी मसल्स की इंजरी हो जाती है? न्यूबॉर्न बेबी के कौन सी मसल्स की इंजरी हो जाती है? स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स। कौन सी मसल्स? स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स की इंजरी हो जाती है। अगर बाई चांस स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स की इंजरी होती है तो बेबी की नेक एक साइड फिक्स हो जाएगी, उसको टॉर्टिकोलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्टिकोलिस। नेक वन साइड फिक्स हो जाना क्या कहलाता है? टॉर्टिकोलिस। ये भी क्वेश्चन याद रखना है। ये तो आपने टिपिकल एंटीसाइकोटिक का साइड इफेक्ट पढ़ा होगा। डिस्टोनिया, डिस्टोनिया में टॉर्टिकोलिस, टंग प्रोट्रूजन्स पढ़ा ना? उसमें भी ऐसे हो जाता है जब हम टिपिकल जैसे एलोपेरिडोल, प्रोपेंथिक्सोल वगैरह, ट्राइक्लोपेराजिन, ट्राइक्लोप्रोमाजिन ये ड्रग लेते हैं, उसकी वजह से टॉर्टिकोलिस हो जाता है। एक्यूट साइड इफेक्ट सबसे पहले यही होता है। ठीक है? प्रिपरेशन ऑफ डिलीवरी, पार्शियल सिटिंग या डोर्सल रिक्यूमेंट पोजीशन 15 डिग्री लेफ्ट, मतलब 15 डिग्री एंगल से। एसेप्टिक टेक्निक इसमें जरूरी है, वरना नियोनेटल सेप्सिस होने के चांसेस रहते हैं। ये क्वेश्चन भी अभी मैंने कहीं देखा था हमारे एमसीक्यू किसी पेपर में, कि अगर किसी पर्सन का नियोनेटल सेप्सिस है न्यूबॉर्न बेबी होते ही, तो उसका मेन रीजन क्या है? मैक्सिमम इन्वेजिव प्रोसीजर या मैक्सिमम पीवी एग्जामिनेशन, ज्यादा इन्वेजिव प्रोसीजर किया या ज्यादा पीवी एग्जामिनेशन की, उसकी वजह से नियोनेटल सेप्सिस। तो एसेप्टिक टेक्निक इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन द सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर, वरना बेबी को इंफेक्शन हो सकता है, मदर को पर्क्यूरियल सेप्सिस हो सकता है। कौन सा सेप्सिस? पर्क्यूरियल सेप्सिस की डेफिनेशन क्या है? पर्क्यूरियल सेप्सिस की डेफिनेशन क्या है? पोस्टपार्टम पीरियड में टेंपरेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर जाना, 37 नहीं, 38 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर जाना पर्क्यूरियल सेप्सिस कहलाता है। ये 100.4 तक नॉर्मल है, हमारे में 99 तक नॉर्मल है। पोस्टपार्टम फीमेल में 100.4 तक टेंपरेचर नॉर्मल है पहले 24 घंटे में। अगर क्वेश्चन आएगा आपके नॉर्थ साइड में 100.3 है, क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे। समझ में आई बात? 100.4 से ज्यादा होने को फीवर मानना है पर्क्यूरियम में पहले 24 घंटे के बाद। समझ में आ रही बात? फर्स्ट 24 आवर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा चलेगा, 100.4 तक नॉर्मल है। फर्स्ट 24 में 100.4 तक नॉर्मल है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं क्या लिखे, इतना कैसे लिखे? लिखो, लिखना ही पड़ेगा। जैसे भी आया पेन चले वैसे लिख दिया करो। ये मत सोचा करो जमा के लिखे, मैं आपको ऐसे अच्छे से मोटी जैसे लिखने नहीं दूंगा। मैं जो यहाँ लिखने की कोशिश करूंगा मैं दूसरा वर्ड बोल दूंगा। हमारा काम ये थोड़ी आराम से, हमारा काम है कम टाइम में ज्यादा कंटेंट देना। हम तो इस प्रकार के भाई 2-4 महीने में बच्चे आए और पढ़ के सिलेक्ट हो जाए, बस जाओ मौज करो, पैसे कमाओ, 1 लाख रुपए महीने के। अब तो मेरा वो है धीरे धीरे सर, वापस बोलो ना एक बार, ऐसे नहीं होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? अरे मैंने इतना कुछ नहीं बोला, 100.4 तक नॉर्मल है पहले 24 घंटे में बस। 100.4 से ऊपर तो फीवर मानना है, इन्फेक्शन मानना है। आगे बढ़े क्या? कौन सा मेन्यूअर? ये रेट गेन मेन्यूअर, इमेज आ सकती है ये, लिखना, लिखो। अच्छा एक बताना ये क्या होता है? क्वेश्चन तो इतने याद आते हैं, लेकिन कई बार मैं आपकी गालियां सुन के अपने आप को कंट्रोल किया मैंने, सच बात तो ये है। सच में अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, एक्स्ट्रा चीजें बताना कम कर दिया मैंने, तो मैं तो क्यों सोच रहा हूँ इनकी भलाई कर रहा हूँ, ये मुझे गालियां दे रहे हैं। इसे अच्छा है बंद कर दो। लेकिन फिर भी कितना
इतना होता नहीं कंट्रोल। क्रेड मैन्योर क्या होता है? क्या होता है क्रेड मैन्योर? क्यों करते हैं क्रेड मैन्योर? हॉट फर्मेंटेशन का एक एग्जांपल है। जब किसी पर्सन में यूरिन पास आउट नहीं होता तो हॉट वाटर बोतल से ब्लैडर को कंप्रेस करना, इससे हो सकता है वेजोडाइलेशन और यूरिन पास हो जाए। या प्लेसेंटा एक्सपेल आउट नहीं होता, उसके लिए भी एक टेक्निक यूज करते हैं, उसको बोलते दो प्लेसेंटल एक्सपेल्शन के लिए। और यूरिन रिटेंशन के पेशेंट में यूरिन एक्सक्रीशन के लिए टेक्निक यूज की, प्लेसेंटल एक्सपेल्शन के लिए और यूरिन एक्सक्रीशन के लिए एक मैन्युअल यूज किया जाता है जिसमें हॉट वाटर बोतल अप्लाई की जाती है लोअर एब्डोमेन पे, उसको क्रेड मैन्युअल बोलते हैं। कौन सा मैन्युअल बोलते हैं? क्रेड मैन्युअल बोलते हैं। आपने कभी हॉस्पिटल में अगर काम किया हो तो जब यूरिन पास नहीं करता पेशेंट तो उसको डॉक्टर बोलते हैं कि हॉट वाटर बोतल से इसका एप्लीकेशन ऐसे करो। आप क्या करते हो? हॉट वाटर बोतल कैसे करते हो भाई? हम तो ऐसे करते हैं, पानी गर्म करवाते हैं, उसमें NS 500 ml प्लास्टिक वाली बोतल डलवा देते हैं, थोड़ी बोतल भयंकर अच्छी गर्म हुई, उसके ऊपर एक सिंगल लेयर कोई टॉवल लगवाते हैं, फिर पेशेंट के अटेंडेंस से ऐसे इंटरमिटेंटली वापस के ऊपर कंप्रेस करवाते हैं, अप्लाई करवाते हैं, इससे हो जाता है। ऐसे ही होता है। लिखो एरिडगेन मैन्युअल। बेबी की डिलीवरी होते ही सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है? एयरवे। सबसे पहले प्रायोरिटी में एयरवे आएगा ना, वो तो NRP की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग टेंपरेचर है, बाकी प्रायोरिटी में एयरवे आएगा। वैसे अगर देखा जाए तो पहले सेक्शन माउथ का या पहले नोज का? पहले। और अगर बाई चांस माउथ के चारों तरफ सीक्रेशन है, माउथ के चारों तरफ क्या है? सीक्रेशन है, और बेबी का रेस्पिरेशन ठीक है, हार्ट रेट भी ठीक है, तो अब पहले सक्शन करना चाहिए, पहले बाहर का सीक्रेशन क्लीन करना चाहिए। नई गाइडलाइन आई 2023 में, जब तक आपको लगे नहीं कि बेबी को एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है और जब तक ओरल कैविटी में सीक्रेशन नहीं है, जब तक आपको सक्शन नहीं करना है। सक्शन तभी करना है जब लगे कि सीक्रेशन है, आसपास में है, उसको गॉज से साफ कर लेना है, सक्शन नहीं करना है। हाँ ये सच है। अगर ओरल कैविटी के अंदर सीक्रेशन है तो ही सक्शन करना है, आसपास में है तो सक्शन करने की जरूरत नहीं है। और अगर ओरल कैविटी में सीक्रेशन है तो पहले माउथ का सक्शन करना, फिर एक बच्चा है छोटा सा, उसके 3 mm की ट्यूब लगी है, ईटी ट्यूब। कितने mm की? कितने mm की? 3 mm की ट्यूब लगी है, उसका सक्शन कैथेटर कितना फ्रेंच का यूज करोगे? कितने फ्रेंच का पूछा मैंने? ट्यूब का मेजरमेंट किसमें किया? mm में। सक्शन कैथेटर किसमें किया? फ्रेंच में। दोनों की यूनिट अलग है लेकिन डबल कर लेना है। 3 mm की ट्यूब है तो सक्शन कैथेटर फ्रेंच का, नॉट mm। 6 फ्रेंच का सक्शन कैथेटर कितने mm का हुआ? हे भगवान। 6 फ्रेंच का सक्शन कैथेटर mm में कितने का हुआ? अच्छा एक बात बता दो, ईटी ट्यूब बड़ी है, सक्शन कैथेटर बड़ा है? सेम पेशेंट के सक्शन कर रहे हो, वो कैथेटर बड़ा है, उसकी ईटी ट्यूब बड़ी है। ईटी ट्यूब ये है, सक्शन कैथेटर ये है, बड़ा कौन है? ईटी ट्यूब बड़ी है। तो 3 mm के पेशेंट में 6 फ्रेंच का कैथेटर है, 6 फ्रेंच इज इक्वल टू हाउ मेनी? हाउ मच क्या बोलते हैं इसको? हाउ मच mm है? इतना भी नहीं पता सच में? 3 mm का एक फ्रेंच, 3 फ्रेंच का एक mm होता है। 1 फ्रेंच इज इक्वल टू 0.33 mm और 3 फ्रेंच इज इक्वल टू 1 mm। ये भी पूछा है पेपर एम्स में, एक फ्रेंच कितने mm का होता है। अगर आप पेपर घर जाके सॉल्व करते हो तो ये क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप मेरे को आंसर दे देते, अगर आपने पेपर सॉल्व कर रखे होते तो। एक फ्रेंच 0.33 mm का होता है, 3 फ्रेंच का एक mm होता है। इतना याद नहीं भी रहे तो जितने की ईटी है उसका डबल सक्शन कैथेटर यूज करना है, लेकिन फ्रेंच में, mm में नहीं। ट्यूब mm में, सक्शन कैथेटर फ्रेंच में। जितने का सक्शन कैथेटर यूज करते हैं उतने का पॉलिश यूज करते हैं, जितने का पॉलिश यूज करते हैं उतने की एनजी यूज करते हैं, तीनों सेम यूज करते हैं पेशेंट में। सक्शन कैथेटर, फोलिस और एनजी तीनों की साइज अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है। आईसीडी की साइज जस्ट सक्शन कैथेटर का डबल। अगर कोई बच्चा 4 mm की ट्यूब लगी है तो सक्शन कैथेटर कितने फ्रेंच का? 8। उसके आईसीडी डालेंगे तो कितने फ्रेंच की? 16। कितने फ्रेंच की? ये कुछ शॉर्ट ट्रिक होते हैं, 4 8 16। समझ में आया आपको कुछ? अगर एडल्ट है, एडल्ट में लगभग 8 नंबर की ईटी डालते हैं, सक्शन कैथेटर 16 नंबर, तो आईसीडी 28 से 32 नंबर की, 28 से 32 नंबर, लगभग डबल हो गया। याद होना चाहिए। क्यों याद नहीं है? ये किसका कलर है? सक्शन कैथेटर का कलर है। किसका कलर है? ये है ग्रे, ये है ग्रीन, ग्रीन के बाद है ब्लू, हमेशा ब्लू के बाद है ब्लैक। ब्लैक, जब भी ब्लैक पेंट होती है तो शर्ट कैसा होता है? ये आपको याद नहीं होता सर, इस व्हाइट में इस पी का मतलब ब्लू है या ब्लैक है? इसका मतलब ब्लैक, क्योंकि व्हाइट के जस्ट पास में कौन सा कॉम्बो सेट होता है? ब्लैक। ये भी ग्रीन, लेकिन एक है लाइट ग्रीन, एक है डार्क ग्रीन। इज योर होमवर्क। ओ मतलब ऑरेंज, आर मतलब रेड, वाई मतलब येलो। 20 18 16 14 12 10 8 6 5, आगे क्या लगा दूं? फ्रेंच। ये सक्शन कैथेटर का कलर है। किसका कलर है? सक्शन कैथेटर का कलर है। एक सवाल आता है, सक्शन कैथेटर का कलर और एनजी का कलर सेम होता है, सक्शन कैथेटर का कलर और एनजी का कलर सेम होता है, तो ऐसा ट्यूब दे देगा कि ये बताओ कितने नंबर का है? आपको आना चाहिए ऐसे। 5 वाला ग्रे है प्रीमेच्योर बेबी के लिए, फिर ग्रीन ब्लू ब्लैक व्हाइट ग्रीन ऑरेंज रेड येलो। याद है ना सर? होना चाहिए, वो याद ही होगा सर। अब कौन सा लाइट ग्रीन है कौन सा डार्क ग्रीन है मैं नहीं बताया, आपका होमवर्क है बस। आई डोंट नो। 6 वाला क्या है? लाइट ग्रीन है, जो कम है वो हल्का है, कम है वो याद हो गया आपको तो बहुत इजी, कम है वो, बस ठीक। चलो आगे बढ़ो, तुम ज्ञानी तो बहुत हो रही। ये लिख लो लाइन, क्या है ये? हाँ ये
ब्रिटियन मेन्यू क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी लिख लो भाई। A obstetric procedure है used to control delivery of the fetal head. It involve apply upward pressure from the coccyx to the extent of the head. ये इसकी मतलब क्या है, लैंग्वेज है। मैं लैंग्वेज में कम यकीन करता हूँ, लिख लो। सेक्शन कहते तो पुराना हो गया क्वेश्चन, फिर भी बाई चांस आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि किसी का भी गलत नहीं होगा। क्लियर सबने, हो गया डन, बोलो। अब ये क्या है, डिलीवरी ऑफ द शोल्डर नॉट टू बी हैस्टी इन डिलीवरी ऑफ द शोल्डर, वेट फॉर द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, डिलीवरी ऑफ द ट्रंक, ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। ट्रंक की डिलीवरी कौन से मैकेनिज्म से करवाते हैं, लेटरल फ्लेक्शन टेक्निक से करवाते हैं। सॉरी, मुझे नहीं पता क्या होता है एसटी का मतलब, जल्दबाजी मैम, इंग्लिश का वर्ड है ना, एसटी का मतलब जल्दबाजी, आप ज्यादा हैस्टी मत हो, ऐसा है मतलब, यही होता है ना। हाँ मेरे को, मैं कह रहा हूँ ना, इंग्लिश में मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, कोई अच्छी नहीं है वो, ऐसे ही जानबूझ के कर रहा हूँ मैं, सही नहीं है। हम्म, जब इसको लग गया ना मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, नहीं आपका प्रोनाउंसिएशन सही है, बाकी बाकी तो ऐसे ही है। हाँ मैं समझता हूँ सब, मुझे सब पता है, जिंदगी में जो पागल बन के रहने में जो आनंद है ना, वो सुकून किसी में नहीं है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, उसके बाद भी बेइज्जती से डर खत्म। भाई जो चीज मुझे नहीं आती है, क्या बेइज्जती करोगे, मैं एक्सेप्ट कर ली, मुझे नहीं आता, आप करो, क्या करोगे। मैं मानता हूँ मुझे नहीं आता, मेरे साथ वाले स्टाफ भी बोलते हैं आपको सब कुछ ज्यादा, झूठ बोल रहे हैं, नहीं आता मुझे, बिल्कुल नहीं। हाँ मेरी मैथ बहुत ज्यादा अच्छी है, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, मतलब ये मैं प्राउड के साथ कह सकता हूँ, मेरी बहुत ज्यादा अच्छी है मैथ। तुम जितना चीजें पूछो उससे पूछ, साथ साथ आंसर दे सकता हूँ विद इन 10 सेकंड, ये गारंटी। नर्सिंग में बाई चांस आया हूँ मैं, चॉइस से नहीं आया, ये मैं और कह दूं, आने के बाद तो ठीक है, आया मैं बाई चांस। अब बताए थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, वेरी क्रूशियल स्टेज को लिख देना। जब तक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा थर्ड स्टेज से, पहला क्वेश्चन, जब तक प्लेसेंटा सेपरेट, प्लेसेंटा कौन सी स्टेज में सेपरेट होता है, जब तक प्लेसेंटा सेपरेट नहीं होता यूट्रस थोड़ा डिस्कॉइड रहता है, फंडल, देखो उल्टा याद रखना है, जब तक प्लेसेंटा, सुनो सुनो ना प्लीज, जब तक प्लेसेंटा सेपरेट नहीं होता, फंडस अम्बलाइकस से नीचे रहता है, जो ही प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है, फंडस हाइट बढ़ जाती है। थ्री क्लासिकल साइन ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, ये है, उल्टा याद रखना है। ऐसा क्यों होता है, सुनो इसका रीजन है, लेकिन बाद में, ये है यूट्रस, ये है प्लेसेंटा, जब तक प्लेसेंटा चिपका हुआ रहता है यूट्रस की डेसिडुआ बैसिलस से, तब तक वो खंचा हुआ रहता है यूट्रस नीचे, जो ही प्लेसेंटा सेपरेट हुआ, यूट्रस फ्री हो गया, तो यूट्रस 1-2 सेंटीमीटर ऊपर चला जाता है, फ्री हो गया, मतलब पहले यूट्रस ऐसे था, खंचा हुआ था नीचे की तरफ, जो ही प्लेसेंटा सेपरेट हुआ यूट्रस फ्री हो गया। तो प्लेसेंटा सेपरेट होने के बाद फंडल हाइट एक बार बढ़ती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन एक्सेप्ट में आ सकता है, ऑल ऑफ द अबव में आ सकता है। पहला साइन तो ये है, आपको कैसे पता अचानक से प्लेसेंटा सेपरेट हुआ, अचानक से वेजिनल ब्लीड होगी, कहां से होगी, इसके नीचे डेसिडुआ बैसिलस में ब्लीडिंग होती है, और क्या होती है, ब्लड तो होता है डेसिडुआ, तो जो ही प्लेसेंटा सेपरेट होगा, अचानक से ब्लीडिंग होगी, पहला साइन। फिर जो प्लेसेंटा सेपरेट होगा, पहले कोड इतना सा बाहर था, अचानक से प्लेसेंटा सेपरेट होगा, कोड की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और तीसरा फिर फंडल हाइट क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये 3 साइन है प्लेसेंटा सेपरेशन के, समझ में आई की बात। अब जाओ पीछे, अब लिखो यहाँ से। अब मैंने बोल दिया पहला साइन, ये करके, ये बोला नोट्स में लिखवाया नहीं था, ऐसे मत बोलना प्लीज मैम आप, ऐसा मत बोलना नोट्स में लिखवाया नहीं था, नोट्स में और नोट्स में दोनों में लिखवा दिया मैंने, कि पहला साइन अचानक भयंकर ब्लीडिंग्स, और प्लेसेंटा सेपरेट होने के बाद में फंडल हाइट हल्की सी बढ़ती है। इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना चाहिए है, नहीं क्या करना चाहिए बता तो दो, बताओ ना, कोचिंग कहाँ मिलती है। मैंने कोशिश किया जिससे भी बात करूं इंग्लिश में करूं, फिर लोग मेरी बातें जवाब नहीं देने लगे, हंसने लगे सब। फिर मैं किसी से फोन पे बात कर रहा, हेलो हाउ आर यू, हो गया था क्या हो गया तुझे, मैंने कहा मैं इंग्लिश में, तो हिंदी में कुछ नहीं, आपने खाना खाया भी इंग्लिश में, ठीक है। हाँ हाउ आर यू नहीं बोला, व्हाट टू डू है,
हाँ हाँ, तो ऐसे ऐप से बातें करो, देख लो लोगों की कमी पड़ गई मेरे पास, ऐप से बात करो। पर जिसको अच्छी इंग्लिश आए फिर यार, तो मैं ऐसे क्यों, आप में से किसको अच्छी इंग्लिश आती है मेरे को बता दो, ट्रेनिंग दे दो मुझे, कोचिंग मैं आपको नॉलेज पढ़ा दूं, आप मुझे इंग्लिश पढ़ा दो। नहीं नहीं नहीं, राहुल कह रहा मैं तो नहीं पढ़ा रहा। सही में मेरे को डांस नहीं सीखना आता है, मुझे बहुत अच्छा, मेरे को सब आता है डांस वांस, मेरे को ये इंग्लिश ही नहीं आता, दिक्कत यही है। ये अगर आ जाए ना, मैं तो फिर इंग्लिश की कोचिंग होती है क्या? कोचिंग होती है? कोचिंग में बेइज्जती करते हैं, मैंने ये सुना है। छोटे छोटे बच्चे वहां कोचिंग करने आते हैं, अपने को खड़ा करके पूछेंगे बताओ हमने खाना खाया, इसको इंग्लिश बोलो। मैं 2 घंटे बाद खाना खाऊंगा, इसकी इंग्लिश बोलो, फिर मैं जो गलत बोलूंगा इतने से बच्चे हंसेंगे। मैंने कहा रहने दो भाई, ऐसा तो नहीं होना, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आई नो वेरी वेल कैसे बोलते हैं इंग्लिश। चलो आगे बढ़े, एक दिन में पूरी क्लास आपकी इंग्लिश में लेता हूँ, आपको पता चल जाएगा ना। ठीक है, नहीं पूरी क्लास लूंगा पूरी, आधे घंटे में चाहिए। लिखो तुम, आए आपको ऐसा लगता है नहीं आती मुझे, मैं मेरा इतना लेवल क्यों, आपको समझ नहीं आएगी ना फिर, क्योंकि उसके लिए सामने टू वे कम्युनिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स इन क्लास है ना। हाँ? तो फिर ऐसे होगा नहीं ना फिर, मैं कब तक कॉपरेट करूंगा, तुम लोग सुनोगे नहीं। रहने दो, तुम लिखो जल्दी फटाफट, जिस दिन तुम्हारी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी ना, उस दिन ही मैं अपने आप को इंग्लिश के अलावा बात ही नहीं करूंगा। आगे बढ़े, तो क्या हुआ मैम, क्या हुआ मैम, बताओ बताओ आप इतने दुखी क्यों हो फिर, हैं? आपने बोला भी दुखी हो गए एकदम, क्या हुआ, मेरे को क्या पूछ रही पता है आप इतने, क्या आप इतने ज्यादा खुश क्यों लग रहे हो, क्या हो गया, क्या इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है उसको छुपा रहे हो। देखो मेरा हालत फंडा है, आप क्या है, क्यों ऐसे जा रहा है बाल, कुछ काम हो गया, काम कुछ भी हो सकता है ना, तो फिर मेरा हालत फंडा है, मैं अपने अंदर का एक्सप्रेशन बाहर क्यों शो करूं, अब अंदर से खुश हूं या दुखी हूं, अगर ये भी आपको पता चल जाएगा फिर तो क्या फायदा है ना। ये आज बहुत मस्त मस्त बातें कह रही, जो आप अंदर से होते हो ना वो बाहर से दिखते ही नहीं हो, तो फिर कौन सा दिखता हूं बाहर से, चुप रहो, कोई बात नहीं, कुछ कुल मिला के मन की बात तो बताई इन्होंने, तुम लोग ऐसे ही मन में गालियां देते हो, ये कम से कम जो भी बोला फेस टू फेस तो बोला कि इतने तुम खुश क्यों, और ये भी दुखी होकर बोला, मैं एकदम फाइन, एकदम ठीक हूँ, मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं है, बहुत ज्यादा सुकून है, बहुत आराम है, भगवान करे ऐसा आराम सबकी जिंदगी में आए। ठीक है चलो इधर आओ, क्यों मेरी जिंदगी में आराम नहीं है, आराम नहीं है, अरे बहुत आराम है भाई, सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिश है तो जिंदगी जीने का आनंद देती है भाई। इधर आ जाओ, इधर आओ, क्या बोल रहा हो, मैंने कुछ नहीं खोया, खोया किसी और नहीं है, इधर इधर आओ, मैंने कुछ नहीं खोया, इधर आओ, ये यूट्यूब है, इधर आओ मैं बताऊं, खोया हुआ कुछ नहीं है, अब इधर आ जाओ प्लीज। ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, सुनो भाई सुनो सुनो, अरे कुछ नहीं खोया, मैं कह रहा हूँ ना, मैं खोता नहीं, ये प्लेसेंटा है। अब दो तरीके से अपने आप प्लेसेंटा सेपरेट होने के दो तरीके, कभी बार प्लेसेंटा क्या होता है, सेंट्रल पार्ट से पहले रिमूव होता है, पेरी पेरी से बाद में रिमूव होता है, कई बार क्या होता है पेरी पेरी से पहले रिमूव होता है, सेंट्रल पार्ट से बाद में रिमूव होता है, जो पेरी पेरी से पहले रिमूव होता है उसको बोलते हैं मैथ्यू डंकन मेथड, कौन सा मेथड, सेंट्रल पार्ट से पहले रिमूव होता है उसको बोलते हैं सर्ज मेथड, कौन सा मेथड, सर्ज मेथड, तो सेंट्रल से सर्ज याद रखना, मैथ्यू डंकन पेरी पेरी से याद रखना, अपने आप ही सेपरेट होना उसके तरीके हैं, ये प्लेसेंटा जब बढ़ता है तो कई बार सेंट्रल पार्ट पहले हट जाता है, डिटेच हो जाता है, होता है स्टेज में है नॉर्मल है, और कई बार पेरिफेरल पार्ट पहले हो जाता है, तो दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं भाई, प्लेसेंटा सेपरेशन के तरीके क्या है, ये कौन सा है, सर्ज में सेंट्रल पार्ट पहले हटा है, पेरिफेरल अभी तक चिपका हुआ है, इसमें पेरिफेरल पार्ट पहले हटा है, तो ये कौन सा मेथड, इमेज भी आ सकती है, ये मैथ्यू डंकन मेथड है, ये सर्ज मैकेनिज्म है या सर्ज मेथड है, पहले लिखते हैं बाद में फोटो लेना, तुरंत मोबाइल लेके, two way to separation of placenta, the number one is the central separation that's called Serge mechanism, in which the central part that's called signing, central part कैसा होता है,
ये भी आ सकता है, एस से शाइनी याद रख सकते हो। शाइनी मतलब चमकदार, ब्राइटनेस। शाइनी फीटर सरफेस सेपरेट फर्स्ट देन पेरिफेरल पार्ट। और मैथ्यू डंकन मार्जिनल का मतलब होता है किनारा, क्या होता है? साहिल। डल रेड रफ होता है, जो किनारा वाला पार्ट हो कैसा होता है? रफ होता है, और वो हमेशा पहले हो जाता है, उसको बोलते हैं मैथ्यू डंकन। और सर्द पार्ट पहले हो जाता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल सेपरेशंस। दोनों लिखो, हाँ लिखो। आए बड़े ज्ञान देने वाले, मुझे ज्ञान दे रहे हैं, वो चुप रहे। ऑफलाइन ऑनलाइन वाले सोचेंगे सर हमें तो कभी तू तू कहते नहीं है, ऑफलाइन वाले को तू तू बोल रहे हैं, तो नहीं बोलना चाहिए कभी तू है, तो ऐसे ही राहुल निकल गया। एक्चुअली तू का मतलब तो यही होता है ना। ख्याल में तू कब से हो गया है? अपनापन, अच्छा अपनापन को तू बोलते हैं। अच्छा ऐसे, आई डोंट नो एक्चुअली, मुझे नहीं पता था भाई ये बात ऐसा होता है। ओके आगे बढ़े। ओके हम्म हम्म अच्छा ठीक है, आगे बढ़े क्या? तुम इतना धीरे क्यों लिख रहे हो रे? ये समझ में आया दोनों? साइनी पार्ट सेंट्रल पार्ट पहले सेपरेट होता है, एस एस एस। साइनी पार्ट सेंट्रल पार्ट पहले सेपरेट होता है, उसको सर्ट बोलते हैं, वो ऐसे याद रखें सीधा ही। और दूसरा रफ पार्ट जो कि पेरिफेरल पार्ट मार्जिनल पार्ट पहले अगर सेपरेट हो जाए तो उसको बोलते हैं मैथ्यू डंकन मेथड। कौन सा मेथड? मैथ्यू डंकन। कैसे कैसे नाम है? मैथ्यू डंकन। ये इमेज भी बना सकते हो, क्योंकि इमेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर आएगी तो इमेज आएगी। वो नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? हो गया ना? फोटो बनाओ, किससे? मोबाइल से ले लो, जल्दी ले लो। पहले कौन सा मेथड है? हो गया। नहीं हुआ तो यहाँ कोई फोटो बनाने के लिए नहीं आया। ऐसे तो कल शाम तक बनेगा, इतने में लोग स्केच बना देते हैं। हो गया ना? मैनेजमेंट ऑफ, इसका फुल फॉर्म भी आएगा सीएचओ में। सीएचओ में क्या होता है? एमटीएसएल क्या होता है? एमटीएसएल ऐसा क्यों? सीएचओ वाले कैसे लोग हैं? ये सवाल पूछा, व्हाट इज एमटीएसएल? भैया सीएचओ की वैकेंसी आ रही पता है, और यूपीसी, अरे एग्जाम नहीं हुआ। दोनों वैकेंसी को हमने बता दिया कि मेरा कम्युनिटी का सिलेबस पूरा हो जाए उससे पहले पेपर मत लेना, क्योंकि इसी बैच में से सारे लड़के लड़कियां सिलेक्ट करने हैं, ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं अपने पूरे पूरे 100% पूरे, 90 नहीं 100 कम्युनिटी में से आते हैं पूरे, इसलिए जब जो अपनी कम्युनिटी पूरी होगी यूपीसीएच और बीआरसीएच का पेपर करवा देंगे हम, ठीक है? ओके। और स्टेज में एक तो होता है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट और एक होता है एक्टिव मैनेजमेंट। लिखो, अब चुपचाप लिखो, वेरी क्रूशियल स्टेज आ गई है भाई, जान लेवा, लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज है ये। जल्दी लिखो प्लीज, फास्ट फास्ट लिखो थोड़ा। एक तो होगा एक्सपेक्टेंट। एक्सपेक्टेंट का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। अपने आप ऑब्जर्व करते रहो, 30 मिनट तक अपने आप पेशेंट एक्सपायर आउट हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं। मतलब एक नॉर्मली जो यूट्रस की मसाज करनी है और पीपीएस की मॉनिटरिंग करते रहनी है। तो डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब कर दे तो ऑक्सीटोसिन दे दो ड्रिप में, नहीं तो अपना ज्यादा कुछ नहीं, बस पेरिनियल हाइजीन और वो फ्लूइड और वगैरह इतना ही ध्यान रखना है। एक्टिव में आप खुद डॉक्टर खुद प्लेसेंटा को मैनुअली रिमूव करेंगे। ये हो गया एक्टिव मैनेजमेंट। देखते हैं दोनों। लिखा? लिखा ना? बोलो देखे। डन। जब ये थर्ड स्टेज चलेगा तो लास्ट में जाके 5 क्वेश्चन आएंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आएंगे। मैं आपको एक्सपेक्टेंट का देख लो पहले मीनिंग। बेबी की डिलीवरी हो गई, हाँ, कोर्ट क्लेम कर दिया। अच्छा कोर्ट क्लेम कितने मिनट बात करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? 3 to 5, 3 to 5, 10 से 15, अप्रोक्सीमेट 60 से 180 सेकंड के, मतलब 120 से 180 सेकंड के बीच, 2 से 3 मिनट बाद कोर्ट क्लेम करना चाहिए। क्यों ऐसा 2-3 मिनट वेट क्यों करना?
अम्लाइकल कोड में 80 ml से लेकर 100 ml तक ब्लड होता है, वो ब्लड कहाँ जाएगा? फीटस में। तो बेबी को हाइपोवोलेमिया एनीमिया से बचाने के लिए हमें कोड क्लेम को थोड़ा डिले करते हैं। एक दो चीजें ऐसी है उसमें जल्दी क्लेम करना चाहिए, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गया, एचआईवी एड्स हो गया, आरएच नेगेटिव मदर हो गया, इसमें थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि मिक्सिंग होने के या फिर एक दूसरे बेटी को हाइपोवोलेमिया के चांसेस रहते हैं। बाकी सब में 2 से 3 मिनट क्लेम कर दिया, वेट एंड वॉच। कैथेटराइज करना चाहिए फीमेल को। कैथेटराइज क्यों करना चाहिए पोस्टमार्टम फीमेल को? अगर आप कैथेटराइज नहीं करोगे तो पीपीएस के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ब्लडर कंप्रेस करेगा। ब्लडर कहाँ होता है? आगे। ब्लडर के जस्ट पीछे यूट्रस है, ब्लडर सबसे आगे। तो ब्लडर एम्प्टी रहेगा तो यूट्रस में कंप्रेशन नहीं होगा। अगर ब्लडर भरा हुआ रहेगा और अगर यूरिन पास नहीं कर पाई बाई चांस, और ब्लडर पास यूरिन नहीं कर पाती मदर, स्टूल 3 दिन तक मदर पास नहीं करती लिवर के बाद, क्योंकि उसकी टोनिसिटी कम हो जाती है, जीआईटी मोटिलिटी कम हो जाती है कंप्रेशन की वजह से। और यूरिन भी पास बाई चांस ना करे तो ब्लडर बढ़ जाएगा, यूरिन रिटेंशन हो जाएगा और यूट्रस को क्या पड़ेगा? कंप्रेशन पड़ेगा, तो पीपीएस के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर अंडस को गार्ड क्या करना चाहिए? मसाज करना चाहिए। यूट्रस को मसाज तब तक करना चाहिए जब तक कि वो फर्म, क्या बोल रहा हूं मैं, फर्म नहीं हो जाए। और एक दो क्वेश्चन बनते हैं कि अगर किसी फीमेल में थर्ड स्टेज का मेन मैनेजमेंट क्या है? यूट्रस की मसाज। कब तक? जब तक फर्म नहीं हो जाए। और यूट्रस ऑलरेडी फर्म है फिर पीपीएच हो रहा है तो आपका मेन इंटरवेंशन है इन्फॉर्म टू डॉक्टर। फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, नर्सिंग ऑफिसर सिर्फ यूट्रस की मसाज कर सकता है अगर वो सॉफ्ट है तो। और ऑलरेडी फर्म है तो आपको क्या करना है? डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, फिर आपको यूटेरोटॉनिक या मिथार्जिन वगैरह देना ही पड़ेगा, आपसे नर्सिंग इंटरवेंशन से काम नहीं चलेगा। स्पॉन्टेनियस सेपरेशन के लिए वेट करना है। एक्सपेक्टेंट बेड है तो स्पॉन्टेनियस, प्लेसेंटा सेपरेट हो गया, ठीक है। सेपरेट नहीं हुआ बाई चांस, फिर हमें अलग से मैनुअली निकालना पड़ता है बाहर, उसके लिए अपन अलग से पढ़ने वाले। तो पहले आप एक्सपेक्टेंट के बारे में लिखो। ये एक्सपेक्टेंट के बारे में लिख देना, गार्ड द फंडस की जगह मसाज द यूट्रस अंटिल फॉर्म। दिख नहीं रहा? बिल्कुल नहीं दिख रहा? झूम करो, सच में सही बता। अब अच्छा लग रहा? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा ना? हाँ, सही कह रहा हूँ ना? अब ठीक है। एक तो तुझे पता है कहाँ लिखना था मसाज? किसी लड़की है ये। सर मसाज की जगह चेंज हो गई, कोई बात नहीं, होगी तो होगी। चलो लिखो। तो चलो, तो आपको बताइए कहाँ है भाई? आप परेशान क्यों हो? आप परेशान क्यों, बता दो सिस्टर जी, आप परेशान क्यों हो? क्या हुआ? क्या हुआ मैम, बताओ ना प्लीज। हो गया? वेट फॉर स्पॉन्टेनियस लिख लिया है? हो गया ना? आगे बढ़ो। ओके, ओके। हाँ हाँ जी। बस ये लाइन लिखनी है, उधर वाली नहीं लिखनी है ना? तो एग्जामिन वाला नहीं लिखना, उधर कोई करते ही है। बस ये लिख लो। थोड़ा और नीचे, इससे ऊपर तो कुछ है नहीं यहाँ। थोड़ा और नीचे मतलब इससे ज्यादा भाई, इससे ऊपर कुछ नहीं, पाकिस्तान आ जाएगा, ये बॉर्डर है। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट हो गया। एक्सपेक्टेंट में से क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ये लो। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? एक्टिव मैनेजमेंट में से। लेकिन मैं सीधा एक्टिव पढ़ा था, तुम बोलते भाई एक्सपेक्टेंट तो पढ़ा ही नहीं। ऐसा क्या टीचर है? ऐसा ही है। डन। अब हम पढ़ेंगे एक्टिव मैनेजमेंट। ओ माय गॉड, कौन सा मैनेजमेंट? एक्टिव मैनेजमेंट। ओके, हो गया क्या? आगे बढ़े। अब एक बात सुनोगे, पहले पहले सुनोगे फिर लिखोगे। एक्टिव मैनेजमेंट में
ये दोनों बातें लिखी हो देखो। तीसरी लाइन क्या है पढ़ना, टू डिलीवर द प्लेसेंटा बाय कंट्रोल कोट्रैक्शन एंड फंडाल प्रेशर। दो अलग अलग टेक्निक इसमें लिखा हुआ नहीं है दोनों, वो टेक्निक समझाऊंगा मैं। पहले यहाँ लिख लो, फिर एक्टिव मैनेजमेंट की वो टेक्निक सिखाऊंगा आपको। तो लिखो एक्टिव मैनेजमेंट, लिखो देखो। इसमें से दो क्वेश्चन बनाएंगे मस्त, दो नहीं चार बनाएंगे, फिर एक मैनुअल का और बनाएंगे, फिर आपको पता चलेगा। हाँ ये हुई ना बात। कंट्रोल कोट्रैक्शन जहाँ लिखा हुआ है ना, उसके नीचे अंडरलाइन करना, और कंट्रोल कोट्रैक्शन एंड फंडाल प्रेशर, बीच में ये नाम और लिखना, ये दोनों का अंडरलाइन करना ऐसे, ये दोनों के बारे में समझेंगे हम लोग। नहीं किसने कहा, मैंने कब कहा गलत बोला? आपने सही कहा, साइड होने का भाई, मैं बीच में खड़ा क्या कर रहा हूँ? सीधी बात है भाई, वहां नोट्स, मैं साइड में खड़ा हो सकता हूँ, नोट्स लिखने में दिक्कत आ रही है। सही बोला, इसमें कोई गलत नहीं है, यू आर ऑलवेज राइट। ऐसा कुछ नहीं, मैंने बोला ही नहीं गलत का। अपने को ज्यादा नहीं सोचना, ऐसे बोले मैंने हमेशा, आप ये सोचो मैंने जो बोल दिया वो सही है बस, ऐसे। मैं तो हमेशा ऐसे ही सोचता हूँ, मैं कभी ऐसे कहता ही नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था ना, यही था जो मैंने कहा, सही में। आप बस पढ़ाई करो, बदले में कुछ भी बोल दो, बस पढ़ाई करो, बिना नोट्स पढ़े, बिना रिवीजन किए कुछ भी बोल दिया ना, मुक्का पड़ेगा सीधा, बता रहा हूँ, कोई वो नहीं, मेरे को डर नहीं लगता। बात बाहर निकलने के बाद तो मुझे पता है तुम वापस मार दोगे, पर यहाँ पर तो मैं। डन, हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, नो सर कहने से थोड़ी उठता यार, गाड़ी यूं चलेगा। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, ये बहुत काम की लाइन है, देखो यहाँ तक, ओ माय गॉड, यहाँ तक, बस बस ये हुई ना बात। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि हम कंट्रोल कोट्रैक्शंस और फंडाल प्रेशर से क्या करेंगे, प्लेसेंटा को सेपरेट करवाएंगे, ठीक है। बात नहीं हुआ, फिर एक बार ट्राई करेंगे, नहीं हुआ, फिर 10 मिनट ट्राई करेंगे, रिपीट प्रोसीजर, फिर भी नहीं हुआ, तो हम करेंगे मैनुअल रिमूवल। कौन सी टेक्निक? तो हम तीन चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कंट्रोल कोट्रैक्शन क्या होता है, एक पढ़ेंगे फंडाल प्रेशर क्या होता है, एक पढ़ेंगे मैनुअल रिमूवल क्या होता है। इन दोनों की इमेज 101% इंपॉर्टेंट है, इन दोनों की। भाई ऐसा तो नहीं हो बीच में 5 बज जाए और प्लेसेंट एक्सपेल आउट ही नहीं हो जाएगा ना, ठीक भाई। आगे बढ़े, हो गया। अरे मैनुअल रिमूवल तक लिख लिया क्या? अब हम दो ज्ञान की बातें पढ़ रहे हैं, ज्ञान की बातें ये है, आगे बढ़ो, बढ़ो ना प्लीज। देखो फिर है ना ज्यादा लेट हो जाएगा, मेरे कहने का मतलब ये है। अब देखो दो ज्ञान की बातें क्या लिखी है, प्लीज सुनना, सुनना लिखना मत। इफ प्लेसेंटा इज सेपरेटेड बट नॉट एक्सपेल्ड, जब तक क्या करना है, ये दो मेथड यूज करना है। जैसे ये प्लेसेंटा है, यहाँ से चिपका हुआ रहता है नॉर्मली, यहाँ से तो डिटेच हो गया, लेकिन एक्सपेल आउट नहीं हो रहा है, तब तो हम करेंगे कंट्रोल कोट्रैक्शन और फंडाल प्रेशर। और अगर बाई चांस प्लेसेंटा सेपरेट ही नहीं हुआ, तो हम करेंगे मैनुअल रिमूवल टेक्निक। वो ज्यादा वो ओटी में की जाती है, जनरल एनेस्थीसिया देके, बहुत हेक्टिक सिचुएशन है वो, लाइफ थ्रेटनिंग भी है। तो हम पहले पढ़ रहे हैं प्लेसेंटा इज सेपरेटेड बट नॉट एक्सपेल्ड, देन यूज सीसीटी एंड फंडाल प्रेशर। इसका दूसरा नाम क्या है, किसी को नहीं याद है? कोई बात नहीं, लिखो देखो जल्दी, हेडिंग लगाओ वापस सीसीटी, दोनों नाम लिखो, फिर वापस एक नंबर हेडिंग लगाओ जिसको बोलते हैं सीसीटी, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन। इसकी इमेज भी इंपॉर्टेंट है, इसका लाइनिंग एक वर्ड है, सिर्फ एक वर्ड, वो इंपॉर्टेंट है। लिख लिया आपने कहा? अपनी नॉर्मल ओबीजी एक या एक क्लास में शायद खत्म हो सकती है, फिर पूरा होता है नॉर्मल ओबीजी खत्म, फिर डिजीज पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत ऐसे लगेगा हाँ कुछ एमएसएन जैसा फील आ रहा है। आगे बढ़े, कंट्रोल कोड टैक्सेस देखो, इसका दूसरा नाम मॉडिफाइड ब्रांड एंड्रयू मेथड्स, मॉडिफाइड ब्रांड्स एंड्रयू मेथड्स, पहला सवाल, इसका दूसरा नाम क्या है? तीसरा क्वेश्चन, इसमें कौन से डायरेक्शन में प्रेशर लगता है?
अब क्या होता है मैं समझा दूंगा। अपवर्ड, बैकवर्ड से बैकवर्ड छोड़ो, याद मत रखना, बस अपवर्ड याद रखना, क्योंकि फंडाल प्रेशर में प्रेशर डाउनवर्ड लगेगा। देखो कैसे, ये यूट्रस है, ये प्लेसेंटा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये हाथ है लेफ्ट हैंड, इसको यहाँ रखते हैं सर्विक्स के पास से, इसे अपवर्ड प्रेशर लगाते हैं, और अपवर्ड और बैकवर्ड, अपवर्ड और बैकवर्ड। और एक हाथ से तो कॉर्ड को अपन क्या करते हैं, ट्रैक्शन से खींचते हैं थोड़ा थोड़ा, और दूसरे हाथ, क्योंकि क्या बोला था, सेपरेट हो चुका है प्लेसेंटा, एक्सपेल नहीं हो रहा है, मतलब सेपरेट हो चुका है, वरना इसको नहीं खींच सकते। अगर सेपरेट नहीं होगा तो इसको खींचने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ गाइड करने का काम करता है। एक हाथ से अपवर्ड प्रेशर देंगे, अपवर्ड बैकवर्ड, अपवर्ड बैकवर्ड का मतलब इस डायरेक्शन में, और दूसरे हाथ से अपन लोग क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे कॉर्ड को अपनी तरफ लेंगे, इसको बोलते हैं कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शंस। समझ में आया क्या, ये कौन सी टेक्निक हो गई, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शंस। प्रेशर किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, यहाँ से अपवर्ड बैकवर्ड, अपवर्ड और थोड़ा पीछे की तरफ, हमारे बैक की साइड, इसको बोलते हैं बैकवर्ड। फंडाल प्रेशर में क्या करेंगे, ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, ये प्लेसेंटा यहाँ रखा है, माना कि सेपरेट हो गया लेकिन बाहर नहीं निकला, हम एक हाथ से क्या करेंगे, इसको दबाएंगे, इसको बोलते हैं प्रेशर किधर, डाउनवर्ड बैकवर्ड। तो बैकवर्ड तो याद ही पता, दोनों में कॉमन है। तो एक में प्रेशर कौन सा, डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर देंगे, उसको बोलते हैं फंडस प्रेशर, नाम ही वही है, फंडाल प्रेशर। समझ में आ गई। और प्रेशर कौन सा, डाउनवर्ड बैकवर्ड, और एक हाथ से उसमें भी नीचे नीचे आते रहेगा कोड। समझ में आया क्या, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन को मॉडिफाइड ब्रांड एंड मेथड बोलते हैं। अब इसको पढ़ो, देखिए, द पाल्मर सरफेस ऑफ द फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड इज प्लेस्ड अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, इसके पास से ऊपर प्रेशर लगाएंगे। लेफ्ट हैंड की पाल्मर सरफेस की बात कर रहे हैं, अपवर्ड और बैकवर्ड साइड में, कौन सी साइड में, the procedure is to be adapted only when the uterus is hard and contracted. Mostly प्रेफर कब किया जाता है, जब यूट्रस हार्ड है तो इसको पहले प्रेफर किया जाता है, ये तो ठीक है कोई ना। तो कंट्रोल कोड ट्रैक्शन समझ क्या हो रहा है, डरा दिया मैंने कहा हो। तो कंट्रोल कोड ट्रैक्शन समझ में आया। प्रेशर कब लगेगा, अपवर्ड लगेगा, तो अपवर्ड लगेगा तो यूट्रस के नीचे वाले हिस्से से लगेगा, सिम्फाइसिस प्यूबिस के पास से लगेगा, और उसमें प्रेशर फंडस से लगेगा तो नीचे लगेगा। इमेज दिखा दो को पहले, लिखने से पहले इमेज भी देख लो, कौन सा है कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, समझ में आ गया। और वो कौन सा है, टैलेंट हो, दोनों का इमेज इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। एक मेथड से प्लेसेंटा एक्सपेल आउट हो गई। कल लिखेंगे, डोंट वरी, ऐसे मत सोचना कि वापस नहीं लिखवाएंगे, ऐसे नहीं, वो नहीं, सब झूठ है, सब लिखवाएंगे। जाओ जाओ ना।